से क्यों डिस्कस करें, हम तो अब राजा आदमी हो गए हैं, हमें तो पता है बिजनेस कैसे बिल्ड होता है। वो सीधा अपना ट्रेन पकड़ते हैं, पहुंच जाते हैं लखनऊ और 4 दिन के बाद खाली हाथ लौट के आ जाते हैं, काम हुआ नहीं, और फिर अपलाइन को और गाली बकते हैं कि आप हमारी सपोर्ट ही नहीं करते। तो जिंदगी में ये काम मत करना मेरे दोस्त। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज जब आप पहली बार कर रहे हैं, अपने अपलाइन से डिस्कस करने के बाद ही करना, क्योंकि आप वो चीज पहली बार कर रहे हैं और आपका अपलाइन 50 बार, वो गलती भी हो सकता है कर चुका हो, उसको आपसे ज्यादा तजुर्बा है। अपने अपलाइन के तजुर्बे का फायदा उठाइए, यह है कार्डिनल रूल, और इसको जिंदगी भर याद रखिए। नेवर अनाउंस योर इनकम मोर देन योर चेक, इट्स अ सेल्फ ट्रैप। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी इनकम को अपने नेटवर्क में बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। चेक आता है 5,000 और बताते हैं 25,000। चेक आता है 25,000 और बताते हैं 50,000। चेक आता है 50,000 और बताते हैं 1 लाख। चेक आता है 1 लाख और बताते हैं 2 लाख। ये गलती नहीं, ये क्राइम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मेरे दोस्त, मेरी बात याद रखना अच्छे से, ये कार्डिनल रूल कभी मत भूलना। जिंदगी में कभी भी अपनी इनकम को बड़ा चढ़ाकर कभी मत बताना। उसका कारण बताता हूं। मान लेते हैं आपका चेक 50,000 रुपए का है, ठीक, और आपने अपने ग्रुप के अंदर या कहीं प्रेजेंटेशन हो रही थी, वहां गेस्ट ही बैठे थे, वहां बता दिया मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं। ठीक हुआ क्या, अब आपने बता दिया 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं। तो 1 लाख रुपए बोलने के बाद आप 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दिखा नहीं सकते, और जो 50,000 आपको दिखाने चाहिए थे प्लान दिखाने के बाद, उससे आप महरूम रह गए। और अगर आप 50,000 ही बोल देते, वो भी बहुत था उसको जोड़ने के लिए। लेकिन आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने इनकम को बड़ा चढ़ा के दिखाने में पता नहीं कौन सा शौक पैदा होता है। आप कंपटीशन करते हैं कि मेरी क्रॉस लाइन का चेक 2 लाख रुपए का है, मेरा 1 लाख का है, तो मैं भी 2 लाख ही बताऊंगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी लीडर का, कि वो अपनी इनकम को अपने क्रॉस लाइन की इनकम से, क्रॉस लाइन के व्यक्ति की इनकम से कंपैरिजन करता है, और जो उसकी इनकम आती है वो इनकम अपनी बताता है, ताकि उसका रुतबा अपने नेटवर्क में उतना ही बरकरार रहे जैसा उसकी टीम को बाकी लोगों का रुतबा लगता है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी इनकम को जब बढ़ा के बताना शुरू कर देते हैं, यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहां इतनी भयंकर प्रॉब्लम है मेरे दोस्त कि वो अपने ही अंदर एक माया जाल बुन रहा है। मैंने क्या लिखा, इट्स अ सेल्फ ट्रैप, इट्स सेल्फ ट्रैप। ये आप अपने ही ट्रैप में फंस रहे हैं। आप 1 लाख को बोलेंगे 5 लाख, अब 5 लाख को बोलेंगे 10 लाख, और जब आप 10 लाख रुपए महीने का बोल देंगे ना, तो फिर आपका बर्ताव भी वैसा होता है कि मैं तो 10 लाख रुपए महीना कमाता हूं, अब मैं थोड़ी छोटे मोटे प्लान दिखाया करूंगा। आपका बात करने का तरीका भी 10 लाख रुपए वाला हो जाता है, लेकिन साला इनकम 1 लाख रुपए आ रही है। काम आपको वो करना ही चाहिए जो 1 लाख रुपए आने पर आदमी को करना चाहिए, लेकिन आप बातें 10 लाख की करते हैं तो काम भी 10 लाख वाला करते हैं। खेल बिगड़ जाता है। इट्स अ सेल्फ ट्रैप। कभी जिंदगी में अपनी इनकम को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, और झूठ कभी जिंदगी में मत बोलना। अगर तुमको लगता है कि 50,000 कम है और 1 लाख आना चाहिए, तो साला 1 लाख रुपए के लिए मेहनत करना। अगर तुमको लगता है कि मुझे 2 लाख रुपए इनकम अनाउंस करनी है, तो 2 लाख रुपए के लिए मेहनत करना। ये झूठा शॉर्टकट कभी जिंदगी में मत लेना। ये लॉन्ग कट है मेरे दोस्त, और आपके लिए ये खतरनाक है, ये जहर है। कभी जिंदगी, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने चेक को एडिट कर देते हैं। ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं जो अपने चेक को एडिट कर देते हैं, कंप्यूटर पे जाके अपना चेक एडिट कर देते हैं, और वो एडिटेड चेक अपनी डाउनलाइन को या उनके गेस्ट को दिखाते हैं। जिस बिजनेस की शुरुआत ही झूठ से हो, आपको लगता है वो बिजनेस बड़ा होगा, कभी नहीं होता मेरे दोस्त, जिंदगी में नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपका चेक 10,000 रुपए का है तो 10 बताना, 5 का है तो 5 बताना, 2,000 का है तो 2,000 का बताना। और अगर आपको 2,000 का बताते हुए गिल्ट महसूस हो रहा है, तो अपना चेक बढ़ाने पर दिमाग लगाना, जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ना। अगर एक बार आपको झूठ में आगे बढ़ने की आदत पड़ जाए, तो फिर सच में आगे नहीं बढ़ता आदमी, और एक बार सच में आगे बढ़ने की आदत बढ़ जाए, तो फिर झूठ कभी पकड़ता नहीं। तो सच में ग्रो करना, नकली तरीके से ग्रो मत करना। ये कार्डिनल रूल हमेशा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल मैं बता रहा हूं आपको, यूज वी डोंट आई।
जब जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएं, जब जब आप ट्रेनिंग करें, जब जब आप इंडक्शन प्रोग्राम करें, जब जब आप बात करना शुरू करें, वी शब्द का इस्तेमाल करें, आई शब्द का नहीं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग मैं बोलना शुरू कर देते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरी ट्रेनिंग बहुत गजब है, मैंने कार खरीद ली, मैंने घर ले लिया, मैं बड़ा कामयाब लीडर हूं, मेरे पास पहले कुछ नहीं था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा अपलाइन नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, डाउनलाइन भी नहीं करती, मैं करता हूं, कंपनी सपोर्ट नहीं करती, मैं करता हूं। ये डायलॉग बाजी बंद करना है और जहां मैं है उसको वी से रिप्लेस करना है कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है, हम सब मिलके अच्छा प्लान दिखाते हैं, मैं और कंपनी के सपोर्ट से मैं ग्रो कर पा रहा हूं, मैं, मेरी अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरी पूरी टीम मिलके मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्त, जहां आपने आई की जगह वी शब्द करना इस्तेमाल कर दिया शुरू, धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी आपके अपलाइन की नजर में बढ़ती है, आपके डाउनलाइन की नजर में बढ़ती है, इवन आपकी कंपनी की नजर में बढ़ती है कि ये जब कामयाब हो रहा है तो इसका क्रेडिट हमको भी दे रहा है, अपलाइन को भी देता है, डाउनलाइन को भी देता है, कंपनी को भी देता है। ये आपके एक हम्बल बिहेवियर की तरफ आपको लेके जाता है। और वो लोग जो आई बोलते हैं ना, आई, मैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं मेरे दोस्त। याद रखना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, 1 और 1 11 होते हैं। ये टीम वर्क का बिजनेस है दोस्त, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस कार्डिनल रूल को जिंदगी भर याद रखिए, वी का इस्तेमाल करिए, आई का कभी भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल पे आपको लेके चलता हूं, यूज अपलाइन इंस्टेड ऑफ मिस यूज। आपको आपके अपलाइन का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। देखो, जहां सुई से काम चलता हो वहां तलवार नहीं चलानी चाहिए। अपलाइन तो एक ऐसा गजब का इंस्ट्रूमेंट है ना यार, जिसको सही जगह पे इस्तेमाल करना जिसको आता है ना, वो तो गंगा नहा सकता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं कभी कभी अपने नेटवर्क में बोलता था कि काश मुझे मेरे जैसा अपलाइन मिल जाता, काश मुझे सोनू शर्मा जैसा अपलाइन मिलता, मैं इस दुनिया में आग लगा देता भाई। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं अपने अपलाइन की फोटो दिखा दिखा के लोगों को जोड़ डालता। मैं अपने अपलाइन का ऐसा यूज करता कि जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया हो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलता कि सोनू सर से मिलना है ना तो 1 लाख का चेक बना लो, सोनू सर से मिलना है तो 2 लाख का चेक बना लो, मैं उनसे मिलवा दूंगा। मैं तो अपलाइन का यूज करता, मिस यूज नहीं। मैं ऐसा नहीं करता, अरे सोनू सर 2 लोगों को प्लान दिखाना है आप आ जाओ, अरे सर 2 लोगों का फॉलोअप करना है आप आ जाओ, अरे सर 2 लोगों की ट्रेनिंग करनी है आप आ जाओ। नहीं नहीं, इस बात को याद रखना कि दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करना और हाथ पैर अपने। हाँ, दोबारा सुनो, दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करना, हाथ पैर अपने। लोग उल्टा करते हैं, हाथ अपलाइन का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं और दिमाग अपना। वो चाहते हैं कि दिमाग तो मेरा हो और हाथ पैर इस्तेमाल करे अपलाइन। अपलाइन को बोलते हैं सर हमारा एक गेस्ट है वहां पर, आप चले जाइए ना, आपके घर के बगल में है, आप प्लान दिखा दीजिए। अरे वाह मेरे शेर, कमाल है शहनशाह। ये अपलाइन का यूज नहीं है, ये अपलाइन का मिस यूज है। दिमाग अपलाइन का होना चाहिए, हाथ चलने चाहिए डाउनलाइन के। उल्टा नहीं होना चाहिए कि दिमाग तो हमारा चलेगा, हाथ पैर आप चला लो सर, हम बताएंगे आपको कैसा बिजनेस बिल्ड करना है। जिंदगी में याद रखना, अपलाइन का यूज करने का है, मिस यूज करने का नहीं है। अपलाइन को यूज करिए, मिस यूज कभी भी मत करिए। नेक्स्ट कार्डिनल रूल, डू व्हाट इज डुप्लीकेबल। हमेशा याद रखना कि वही काम करना है जो डुप्लीकेबल है। डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस ग्रो कब करेगा, डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस बढ़ेगा कब, डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस स्केल कब होगा, तब होगा जब आप वो काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। जो काम सिर्फ आप कर पा रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा, बिजनेस कभी डुप्लीकेट होता ही नहीं, बिजनेस कभी बड़ा होता ही नहीं। अब इसका एग्जांपल कैसे है वो समझिए। मान लेते हैं आप लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करते हैं अपनी टीम में कि आपके पास एक सुंदर सी पीपीटी है, आपने पीपीटी बनाई जैसे मैंने बनाई हुई है, और आप जब प्लान दिखाने गए तो उस पीपीटी से आपने प्लान दिखाना शुरू किया। वाह बहुत बढ़िया है, दिखाना चाहिए आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, लैपटॉप और पीपीटी के साथ ये डुप्लीकेबल नहीं है। आपकी टीम का हर आदमी लैपटॉप नहीं ले सकता,
आपकी टीम का हर आदमी पीपीटी नहीं बना सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी में भी जाती है। हर आदमी 30,000 40,000 का लैपटॉप खरीद नहीं सकता। लेकिन जब वो आपको लैपटॉप से प्लान दिखाता हुआ देखता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि लैपटॉप से ही प्लान दिखाया जाता है। लैपटॉप से प्लान दिखता है तो लोग जुड़ते हैं। लैपटॉप ही नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा। ये जिंदगी में कभी मत करना। काम वो करना जो सब कर सकें। तो मैं क्या करता था, मैं जब प्लान दिखाने जाता था, मेरे पास लैपटॉप होता था, मैं लैपटॉप को बैग में डालता था, एक पेपर निकालता था, एक पेन निकालता था। उस पेन और पेपर के ऊपर प्लान दिखा के जब लोगों को जोड़ देता था तो मेरी टीम को लगता था कि हमारे अपलाइन पेपर पेन के ऊपर प्लान दिखा देते हैं, इसका मतलब पेपर और पेन से भी लोग जुड़ते हैं। तो वो लोग भी डुप्लीकेट करते थे उस सिस्टम को और सभी लोग घर से निकलते थे पेन और पेपर लेकर। काम वो करना जिंदगी में जो डुप्लीकेबल हो। आप जब जब कुछ काम करें अपने दिमाग से पूछें, क्या ये काम डुप्लीकेबल है? जो मैं कर रहा हूं क्या ये टीम कर सकती है? अगर वो काम आपकी टीम नहीं कर सकती तो उस काम को मत करिएगा, आपका बिजनेस स्केल नहीं होगा। मैं अगर अकेला ही प्लान दिखा रहा होता लैपटॉप से और पीपीटी से तो कितने लोगों को जोड़ लेता? 10, 20, 50, 100। लेकिन अगर मेरे जैसा पेन और पेपर लेके 1000 लोग सड़क पर उतर जाते तो कितने लोगों को जोड़ पाते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा काम वो करना मेरे दोस्त जो डुप्लीकेबल हो। जो काम डुप्लीकेबल ना हो कभी जिंदगी में शुरू ही मत करना। मैसेज गलत जाता है, लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। नेक्स्ट कार्डिनल रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त आज के इस दौर के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल्स यू ऑल हैव टू फॉलो। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। आपकी टीम में यंग लड़के हैं, आपकी टीम में यंग लड़कियां भी हैं। आपकी टीम में किसी की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर है, उसकी मदर है। ये बिजनेस सबको साथ लेकर चलने का बिजनेस है। और दोस्त, आप जब एक अपलाइन होते हैं तो आपका रिगार्ड होना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल है। लोग आपको ऑनर करते हैं, ये नेचुरल है। लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, ये नेचुरल है। लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये भी नेचुरल है। और ये आपको आपकी वजह से नहीं हो रहे। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा है, इसीलिए हो रहे हैं। आज से पहले तो लोग आपसे इतना इन्फ्लुएंस नहीं थे ना, इतना रिगार्ड नहीं करते थे, इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे। डायरेक्ट सेलिंग में ही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि लोग मोहब्बत करते हैं आपको। अब उस प्यार और रिस्पेक्ट, उस मोहब्बत का कभी जिंदगी में मिसयूज मत करना। कि आप किसी के घर गए, वहां बहन बेटी है और आपने गलत नजर डालनी शुरू करी। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं मेरे दोस्त आप सब लोगों को कि आप एज अ अपलाइन उनके लिए भगवान हैं, आप एज अ अपलाइन उनके लिए गुरु हैं, आप एज अ अपलाइन उनके लिए सब कुछ हैं। लोग तो डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन की तस्वीर साला घर में लगा देते हैं, मंदिर के अंदर। यार वो आपको किस रूप में देख रहा है? आप उसके घर जाते हैं और आप गलत नजर डालते हैं जो आपको कभी नहीं डालनी चाहिए। आप उसकी वाइफ पर गलत नजर डाल सकते हैं, उसकी बहन के ऊपर गलत नजर डाल सकते हैं। मैं ऐसा बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं, शायद इसलिए बता पा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा किया, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। उनका रिगार्ड खत्म हो गया, उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, उनकी इतनी थू हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग ऊपर ऊपर नहीं कहते, लेकिन अंदर अंदर कहते हैं कि साला इससे घटिया आदमी हमने जिंदगी में देखा नहीं। आप अपने नेटवर्क के अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर अच्छे लड़के भी होंगे, अच्छी लड़कियां भी होंगी, है ना। आजकल का दौर जेनजी का दौर है मेरे दोस्त। आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जाते होंगे, 2 दिन 3 दिन के लिए आपकी अपलाइन आपको कहीं ले जाती होगी। अब उसका मिसयूज कभी जिंदगी में मत करना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि आप एक बार करेक्टर से गए तो पे आउट से गए। और अगर आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के पहले गुरुकुल का हिस्सा बने हैं, तो इस कार्डिनल रूल को हमेशा याद रखना कि जब आप एक ट्रेनर बन जाएं तो कोई भी डाउनलाइन अपनी बहन अपनी बेटी को आपके ग्रुप के अंदर आपके प्रोग्राम में भेजने से पहले 1% भी झिझके नहीं। कोई भी कोई भी माँ, कोई भी बाप जिसको ये पता चले कि नहीं यार उसकी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हमारी बहन बेटी सेफ है, सिक्योर है, बिंदास भेजे। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम करता हूं 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो आधी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, लेकिन बिंदास घर से उनके माँ बाप भेजते हैं कि सोनू सर की ट्रेनिंग में जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। वो उनके पिता जैसे हैं, पिता जैसा प्यार करेंगे, पिता जैसा इज्जत देंगे, पिता जैसा मान सम्मान करेंगे। आपके लिए आपके नेटवर्क की हर
अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति आपके लिए भाई और बहन ही होना चाहिए। मेरे दोस्त, आपको रिश्ते बनाने हैं कहीं बाहर बना लीजिए, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है कहीं बाहर कर लीजिए, लेकिन बिजनेस के अंदर कभी भूल कर भी ये गलती मत करना, क्योंकि इज्जत एक बार गई, आपका सारा 5 साल 10 साल का मेहनत जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त। और आपने 5 साल में कितनी मेहनत करी होगी सोचो, 10 साल में कितनी मेहनत करी होगी बिजनेस बिल्ड करने के लिए। एक गलती, एक मिस्टेक आपका करेक्टर को धब्बा लगा देती है, आप जिंदगी भर परेशान रहते हैं। मैं ऐसे 1-2 लोगों को पर्सनली जानता हूं जो बहुत अच्छे चेक पर हैं, बहुत अच्छे पे आउट पर हैं, लेकिन उनसे अनजाने जाने में एक गलती हो गई, पूरा का पूरा क्रेडिबिलिटी जीरो हो गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। मेरे दोस्त, कभी जिंदगी में गलती मत करना। इस कार्डिनल रूल को हमेशा याद रखना कि डाउनलाइन की वाइफ आपकी भाभी है और भाभी माँ की तरह ही होती है। डाउनलाइन की सिस्टर आपकी सिस्टर है, उसको उसी तरीके से देखना। डाउनलाइन की मदर आपकी अपनी माँ की तरह है, उसी तरह से देखना। और वाइस वर्सा है, लड़कियों के लिए भी सेम बात कॉपी होती है। मेरे दोस्त, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर ही एक हेल्दी बिजनेस बिल्ड होते हैं। एक खराब एनवायरनमेंट के अंदर हेल्दी बिजनेस कभी बिल्ड नहीं होते। और ये बातें छुपती नहीं है, ये तो बातें तुरंत बाहर निकलती हैं। आपका अपना ही कोई पूरे बाजार में जाके ढिंडोरा पीट देगा, जिसको आप बता रहे होंगे ना, अरे मेरा तो चक्कर चल रहा है, वो खुद ही जाके 50 जगह बकाएगा। तो जिंदगी में ये गलती कभी मत करना। आपसे मिलने के बाद हर अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति को सेफ सिक्योर फीलिंग आनी चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा कार्डिनल रूल है। मेरे दोस्त, सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल आपको बताता हूं, डोंट बाय कार टू शो ऑफ। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग कार खरीद कर गरीब हो जाते हैं। हाँ, दोबारा सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग कार खरीद कर गरीब हो जाते हैं। जिंदगी में कोई भी अपलाइन के कहने से कभी कार मत खरीदना शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अपलाइन को मैं जानता हूं जो सिर्फ डाउनलाइन को इसलिए गाड़ी दिलवा देते हैं कि एक बार ईएमआई के चक्कर में फंसेगा तो साला अपने आप काम करेगा, जबकि उसको कार की जरूरत नहीं है उस वक्त। मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मेरे पास जब कोई आता है कि सर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो मैं उससे पूछता हूं, पहले तू मुझे अपने 3 महीने के चेक बता, पहले मुझे अपने 6 महीने की इनकम बता, पहले मुझे बता कि तेरे और क्या क्या खर्चे हैं, फिर मैं बताऊंगा तुझे गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। और अगर मुझे लगता है कि किसी को खरीदनी चाहिए तो मैं उसको फोन करके बोलता हूं कि तू ले यार, तेरे लिए गाड़ी लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मेरे पास आते हैं ये उम्मीद से कि सोनू सर बड़ी शाबाशी देंगे कि हम सर को बताने जा रहे हैं कि हम गाड़ी खरीद रहे हैं, और मेरे ऑफिस से बिल्कुल उदास होकर जाते हैं कि मैं उनको मना कर देता हूं कि तू गाड़ी लेने का हकदार नहीं है, तुझे अभी नहीं लेनी चाहिए, यू शुड स्टॉप। और ऐसे बहुत लोगों को मैंने मना किया है, आज बहुत खुश है। डोंट बाय कार टू शो ऑफ। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अपलाइन चाबी भरता है, अपलाइन कान में कुछ गुदगुदाता है, अपलाइन कान में कुछ बोलता है, उसका चेक आ रहा हो कि ना आ रहा हो, वो बेचारा कार खरीद लेता है। अपलाइन बोलता है गाड़ी लेते ही तेरा चेक आसमान तक पहुंच जाएगा, मर्सिडीज ले ले तेरी जिंदगी बदल जाएगी, बीएमडब्ल्यू ले ले तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। गाड़ियां चलते बिजनेस को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन गाड़ियों से बिजनेस कभी नहीं चलते। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, गाड़ियां चलते बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियों से बिजनेस कभी नहीं चला करते। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, लेकिन चेक नहीं है। और ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनके पास एक छोटी सी बाइक है और चेक बहुत बढ़िया है। मैं नहीं कह रहा कि गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग शो ऑफ का बिजनेस है भी सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी कब और कैसे लेनी है। उसका फॉर्मूला आपको देता हूं, उसका फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। कोई भी कार या कोई भी व्हीकल खरीदने का सबसे सही रूल क्या है? वो रूल है 24-10-50। इसको हमेशा याद रखिए, जिंदगी में इस रूल को याद रखिए, आपको मदद मिलेगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे गाड़ी कब लेनी चाहिए, आपके अपलाइन से पूछने की जरूरत भी नहीं है, आपकी डाउनलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं पूछना। बस जब गाड़ी लेने का विचार आए तो ये फिगर अपने दिमाग में रखें कि सोनू सर ने कहा था कि गाड़ी इस तरीके से अगर बनती है तो ले लेनी चाहिए, और इस तरीके से नहीं बनती, चाहे कोई भी आके बोल रहा हो, ईश्वर भी आके बोले तो मना कर दो, बोल प्रभु अभी नहीं, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, आप पे ले लेंगे, है ना। तो 24-10 हमेशा याद रखना। अब ये 24-10-50 क्या बोला है? सबसे पहला याद रखना कि 20 कार की कुल कीमत का 20% डीपी आपके पास खुद का होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो
डाउन पेमेंट भी उधार ले लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, डाउन पेमेंट भी नहीं होती, डाउन पेमेंट भी उधार लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपके पास पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी खरीदने की टोटल कीमत का 20% पैसा खुद के पास एक्स्ट्रा नहीं है, गाड़ी कभी जिंदगी में नहीं खरीदना। अगर आप 50 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए का डीपी करना है, डाउन पेमेंट करना है। अगर आपके पास 50 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए 5 लाख का डाउन पेमेंट है, भूल के भी मत करना, कभी जिंदगी में मत करना। बर्बादी की तरफ जा रहे हो दोस्त, कार खरीद के गरीब हो जाओगे। तो 20% डीपी करना है आपकी कार की वैल्यू का, तो 20% ऑफ द टोटल वैल्यू वो आपकी डीपी होनी चाहिए। 4 का मतलब 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस कभी नहीं कराना। याद रखना मेरी बात, आपकी कोई भी कार 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस भी नहीं होनी चाहिए। आपने जहां 4 साल से ज्यादा फाइनेंस कराई, आप समझ लो आप एक बहुत खतरनाक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे होगे किसी भी बैंक को। मैं यहाँ फाइनेंस नहीं सिखाना चाहता, वो 13 प्रोग्राम में सिखाऊंगा, जब मैं लीडरशिप ट्रेनिंग दूंगा, जब मैं ट्रेन द ट्रेनर बताऊंगा, मैं बताऊंगा फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो टॉपिक अभी का नहीं है, वो टॉपिक 13-14 अगस्त का है। जब मैं 13 और 14 अगस्त में आपसे बात करूंगा तो फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर ट्रेनर को फाइनेंसेस समझ में आना चाहिए, क्योंकि दुनिया को समझाएं ना समझाएं, एटलीस्ट खुद को फाइनेंस की नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप कभी जिंदगी में गलतियां नहीं करेंगे और आप अपनी कम इनकम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका कैपिटल बढ़ सकता है, आपकी बैंक्स अच्छे हो सकते हैं। बीइंग एन अकाउंटेंट मैं बताऊंगा आपको फाइनेंसेस में आप क्या क्या गलती करते हैं, वो अभी नहीं, वो 13 और 14 अगस्त को। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, 4 का मतलब है 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस अवॉइड करें। 3 साल के लिए कराएं, नो प्रॉब्लम। 2 साल के लिए कराएं, नो प्रॉब्लम। कुछ महारथी 7 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं ताकि किस्त कम आए। 7 साल के लिए फाइनेंस, अरे भाई पैसा डबल देना है बैंक को। 25 लाख की गाड़ी का 50 लाख देना है, जिसकी डेप्रिसिएशन 7 साल के बाद 5 लाख की भी नहीं रहेगी। गाड़ी अमीर बनने के लिए खरीद रहे हैं, गरीब बनने के लिए नहीं। याद रखना मेरी बात कि 4 का मतलब 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस कभी नहीं कराना। अब है 10 का मतलब क्या है? आपकी महीने की इनकम 10% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। यानी आप जो भी महीने में कमा रहे हैं, आपका जो भी चेक है डायरेक्ट सेलिंग से, उसका 10% से ऊपर आपका ईएमआई का किस्त नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका चेक पूरे महीने 1 लाख रुपए का आता है तो आप समझ लेना कि 10,000 से ऊपर की ईएमआई वाली गाड़ी नहीं खरीदनी है, कभी जिंदगी में नहीं खरीदनी है। आपकी किस्त आपके टोटल चेक से 10% से ऊपर कभी नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका चेक 1 लाख रुपए का है और किस्त 40,000 रुपए की है। 1 लाख का चेक, 40,000 की ईएमआई, 10-20 हजार का तेल लगता है। आखिरी में बचता क्या है? नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए भी कैपिटल चाहिए होती है, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन गाड़ी ले आता है शौक में, दिखावे में, उसने ली है मैं भी लूंगा, अपलाइन सारा चाबी भरता है, ये गाड़ी ले आता है। 40,000 की किस्त, कोई बात नहीं दे देंगे, धंधा बड़ा हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है यार, कोई रातों रात जादू नहीं होगा कि तुम्हारी गाड़ी देखते ही लोग अपने आप जुड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता, उल्टा हो जाता है कभी कभी। गाड़ी लेने के बाद धंधों को गिरते देखा है मैंने, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद साला चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। अभी तक बाइक थी तो मस्त घूम रहा था, गाड़ी लेते ही डरना शुरू हो जाता है, अरे इतनी दूर जाएंगे, इतना पेट्रोल लगेगा, फिर कभी इंश्योरेंस आ जाएगा, कभी सर्विस आ जाएगी, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलाएगी, अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर जुड़ जाएगा। याद रखना 10% से ऊपर आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए आपकी मंथली इनकम का। अगर आपकी मंथली इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपकी ईएमआई 25,000 होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए है तो आपकी ईएमआई 50,000 होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए की है तो आप 1 लाख रुपए की ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो। मैंने 2019 के अंदर मर्सिडीज एस क्लास खरीदी, 2019 में मर्सिडीज एस क्लास खरीदी, 4 साल के लिए फाइनेंस कराई दोस्त, 1,90,000 रुपए का उसका ईएमआई था, 1,90,000 रुपीज का पर मंथ का ईएमआई, 4 साल के लिए फाइनेंस थी। बाकी मैंने डाउन पेमेंट किया था अच्छा खासा अमाउंट, ठीक, कुछ 70-75 लाख रुपए शायद डीपी था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 5 साल हो गए।
और 4 साल के बाद, अब 4 साल हो गए, अब मैं फ्री हूं। मैंने बहुत कम इंटरेस्ट दिया, बहुत कैलकुलेट किया कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, क्या मैं प्रॉपर डाउन पेमेंट कर रहा हूं, 4 साल से ऊपर के लिए फाइनेंस नहीं करा रहा, महीने की इनकम का 10% है, बहुत ज्यादा था, तो मैं आराम से इजीली कर गया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखना। फाइनेंस समझाऊंगा आपको 13 और 14 को, आज नहीं। फाइनेंस की ट्रेनिंग अच्छी खासी है, कोई 2 घंटा चाहिए मुझे कम से कम फाइनेंस के बारे में बात करने के लिए। अब है 50 क्या बोला है? आपकी कार की टोटल कीमत आपकी साल की कमाई से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप साल में टोटल जितना भी कमाते हैं, आपकी कार की कीमत उसका 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं एग्जाम्पल, तो साल के हो गए 24 लाख रुपए। तो आपकी कार 12 लाख से ऊपर की आपको कभी नहीं लेनी। अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो मेरे दोस्त, साल के आपको 24 लाख रुपए आते हैं, तो आपको 12 लाख से ऊपर की कार नहीं खरीदनी। चाहे आपका अपलाइन कुछ बोले, चाहे आपकी टीम आपको नीचे से चढ़ाए, चाहे आपका पैरेलल लाइन आपको बताए, अरे भाई साहब आप ले लो, मजा आ जाएगा। अरे आपकी गाड़ी लेना तो बनता ही है, गाड़ी लेते ही धंधा बढ़ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। इन फालतू फंड के डायलॉग में मत फंसना मेरे दोस्त। आप किसी भी कंपनी में हो, कंपनी तो आपकी गाड़ी को कैश करेगी। देखो, आपको आपकी गाड़ी को कैश करना आना चाहिए। कंपनी तो कैश करेगी, कंपनी तो बोल देगी कि हमारी कंपनी में एक और आ गई जैगवार, हमारी कंपनी में एक और आ गई मर्सिडीज। अब वो मर्सिडीज दिखाएंगे 100 लोगों को, और वो 100 लोग देख के 20 और खरीद लेंगे। लेकिन आपको देखना है, क्या आपकी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, होंडा सिटी, क्रेटा आपका धंधा बिल्ड कर रही है कि नहीं। आपको देखना है कि आप ये गाड़ियां लेने के बाद कंफर्टेबल हो कि नहीं। मैंने शुरू में कहा, लोग गाड़ी खरीद के गरीब हो जाते हैं। तो इस कार्डिनल रूल को हमेशा याद रखना। जब जब गाड़ी खरीदने का मन करे, जब जब कोई अपलाइन बोले, जब जब कोई भी बोले 24, 10, 50, अगर ये सब चीजें कैलकुलेट करके गाड़ी खरीदेंगे, मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी और स्मूथली आप 4 साल के बाद कार फ्री कर लेंगे अपनी। तो दोस्तों, ये पहले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किए 12 कार्डिनल रूल्स। इस 1 घंटे के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके साथ डिस्कस करना, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलर के लिए ये कार्डिनल रूल जानना बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में एक बार मुझे लिखकर बताइए कि कैसे रहे ये 12 कार्डिनल रूल और आपको क्या समझ में आया। समझ में आया तो यस बोल दीजिए, और कौन सा कार्डिनल रूल सबसे अच्छा लगा वो एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यस 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 यस। तो बहुत सारे लोग ने फिर से रेलगाड़ी चढ़ा दी है। आज लास्ट दिन है, तो आज बहुत खतरनाक कंटेंट है हमारे पास आपसे डिस्कस करने के लिए। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने के लिए। पहले ही टॉपिक के अंदर मुझे लग रहा है कि हम बहुत कुछ सीखे हैं कार्डिनल रूल्स में, और 12 चीजें हमने डिस्कस करी हैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और मेरा दावा है कि ये सब चीजें सीखने के बाद आपकी जिंदगी बहुत बेटर होगी मेरे दोस्त। आप जिंदगी में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, टियर 2, टियर 3 से लोग आते हैं, पैसा बना लेते हैं, लेकिन फिर फाइनेंस में मर जाते हैं। उनको फाइनेंस की समझ नहीं होती। पैसा कब, कहां, कैसे इन्वेस्ट करना है उनको पता नहीं होता। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उनके कान में कुछ आके बोलता है, 30,000 का जूता खरीद लेता है, 1 लाख की घड़ी खरीद लेता है, मैक का लैपटॉप खरीद लेता है। उसको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कब खरीदनी चाहिए, किस स्टेज पर खरीदनी चाहिए, और उसको कैश कैसे करना चाहिए। जब लीडरशिप ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, जब 13 और 14 अगस्त को मिलेंगे, जहां ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होगा, वहां मैं आपको फाइनेंस के बारे में कम से कम 2 घंटा बात करने वाला हूं कि आपको आपका पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए। क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर से मैं मिला, 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, खूब पैसा बनाया। तो मैंने उसको बोला, तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं ये बता दे। बोला, सच सच बताऊं सर, पैसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को जानता हूं जो करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन आज उनके पास पैसा ही नहीं है। करोड़ों रुपए कमाने के बाद डायरेक्ट सेलर्स के पास पैसा नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है, बेहद दुखी होता हूं मैं कि इतना पैसा कमाने के बाद उनको पैसे को संभालना ही नहीं आया। मैं 2006, 2007 में जब मेरे को पहला 1 करोड़ रुपए का इनकम था, मैंने एक लैंड बाय किया 85 लाख का।
2006, 2007 I'm talking about. So I was so concerned about my finances. मुझे फाइनेंस की समझ थी, मुझे मालूम था कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ नहीं करने चाहिए. जिस घर में मैं रहता हूं वो मैंने 2007 में खरीदा था. 2006, 2007 में मैंने खरीदा था 185 लाख रुपीस का, और 85 लाख रुपीस मैंने वहां से दिए थे जो मैंने पहले साल में पैसा बनाया था. तो आपको आपके फाइनेंस की समझ बहुत होनी चाहिए कि आपका पैसा आप कमाएं, उसके बाद सही जगह लगे भी सही. बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा बनाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम उनके हाथ खाली हैं. वो एक 2 BHK भी नहीं खरीद पाए, एक 1 BHK भी उनके पास नहीं है. कार उनकी लोन पर चल रही है, घड़ी उनकी लोन पर चल रही है, मैक उनका लोन पे चल रहा है, सोने की चेन पहन रखी है वो उनकी EMI पे चल रही है, क्रेडिट कार्ड के बिल उनके हैं. उनको फाइनेंसेस की समझ नहीं है. खैर, आज फाइनेंस का टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर सकते. आज कार्डिनल रूल्स की बात करेंगे. फाइनेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे 13 और 14 अगस्त को. अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गोल सेटिंग के ऊपर, जो मैंने बचा कर रखा था लास्ट दिन के लिए. आज का दिन बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, डायरी पेन लेकर नोट करिएगा. एक एक पॉइंट आपके लाइफ को चेंज करने वाला है. एक एक चीज आपकी जिंदगी को बदल देने वाली है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी बिजनेस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल्स. बट ट्रेजेडी क्या है? 95% people will never achieve their goals because they don't know how to set goals. 95% लोग गोल अचीव ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको गोल सेट ही नहीं करने आते. पहले तो गोल लिखते नहीं है, लिखते हैं तो अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गोल सेटिंग एक्चुअली में कैसे की जाती है. आज मैं आपको 25 साल के एक्सपीरियंस से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, गोल सेटिंग. ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को नोट करने की कोशिश करिएगा. आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बहुत शानदार शिप दिखाई दे रहा है आपको. ये सेल करता है समुद्र के अंदर. हजारों करोड़ों रुपए का ये शिप है, अरबों खरबों रुपए का ये शिप है. इसके अंदर कभी कभी 3-3 हजार लोग यात्रा करते हैं. इसके अंदर स्विमिंग पूल होते हैं, इसके अंदर कसिनोज होते हैं, इसके अंदर डांस ग्रुप्स होते हैं, इसमें स्पा, मसाज पार्लर टाइप जैसी जगह भी होती हैं. इसके अंदर हर तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं, मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, सब कुछ होता है. 12-12, 13-13 फ्लोर के ये शिप्स होते हैं और पानी में मनमस्त हाथी की तरह होले होले चलते हैं. हाँ? और आपने देखी होगी बहुत सारी फिल्में जो शिप के ऊपर है. टाइटैनिक उसमें सबसे बड़ा नाम है. जोया अख्तर की एक बहुत बड़ी फिल्म थी, आपको याद होगा. प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, है, पूरी की पूरी फिल्म शिप पर थी. क्या नाम था? नाम अगर मुझे याद बताओ जरा चैट बॉक्स में. कौन सी फिल्म थी जिसमें पूरी की पूरी फिल्म शिप पर थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी और विराट कोहली साहब की वाइफ थी और अनिल कपूर थे और भगवान आपका भला करे और बड़े सारे बड़े फेमस थे. एक बार चैट बॉक्स ओपन है क्या? एक बार चैट में कौन सी फिल्म थी यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो पूरी की पूरी शिप के ऊपर थी, जिसमें फरहान अख्तर भी थे. हाँ, फरहान अख्तर भी थे और एक कुत्ता था. वो कुत्ता सारी की सारी कहानी सुनाता है. बड़ी गजब फिल्म थी. राहुल देव भी थे. साला फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा. हाँ, दिल धड़कने दो. शिखा ने बिल्कुल सही बोला. मैं सब कुछ याद आ गया लेकिन फिल्म याद नहीं आ रही. दिल धड़कने दो. तो पूरी की पूरी फिल्म शिप के ऊपर थी. दोस्त, शिप करोड़ों अरबों खरबों रुपए के होते हैं, लेकिन आप कभी सोचें कि जब शिप पानी में सेल करता है तो 10-20 किलोमीटर अपना बंदरगाह छोड़ने के बाद, अपना पोर्ट छोड़ने के बाद, 10-20 किलोमीटर के बाद जो शिप का पायलट होता है, जो शिप का कैप्टन होता है, उसको चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आता है. देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात. चारों तरफ शिप के कैप्टन को सिर्फ पानी नजर आता है. अब शिप के कैप्टन को कैसे पता चलेगा कि मुझे 90 डिग्री जाना है कि 80 डिग्री जाना है कि 60 डिग्री जाना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है? क्योंकि समुद्र में तो रेड लाइट है नहीं, समुद्र में तो कोई बोर्ड नहीं लगा जो बता दे कि चांदनी चौक राइट, लाल किला लेफ्ट, ISBT सीधा. ऐसा कुछ नहीं है. शिप का कैप्टन सिर्फ एक चीज की वजह से शिप को चलाता है और वो होती है कंपास. ये कंपास है मेरे दोस्त. शिप पूरा का पूरा अरबों रुपए का शिप इस छोटी सी 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए की चीज के बिना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, समुद्र में भटकता रहेगा, लोग मर जाएंगे. अगर ये कंपास शिप के अंदर ना हो तो उस शिप के अंदर कितनी भी टेक्नोलॉजी लगी हो, उस शिप का कोई रेलिवेंस नहीं है. ऐसे ही समुद्री जहाज के साथ साथ हवा का जहाज, जब पायलट टेक ऑफ करता है तो उसको बादल के अलावा कुछ नजर नहीं आता और वहां पर भी उसके पास होता है गूगल मैप, वहां पर भी होती है एक कंपास.
बताती है कि आपको कितने डिग्री नॉर्थ जाना है, कितने डिग्री ईस्ट जाना है, साउथ जाना है, वेस्ट जाना है। यानी अरबों खरबों रुपए की चीज सिर्फ एक कंपस ना होने की वजह से खराब हो जाती है। ऐसे ही आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी एफर्ट अरबों खरबों रुपए की है मेरे दोस्त, लेकिन अगर गोल नाम का कंपस नहीं है ना, तो वो कहीं पहुंचेगा नहीं, रास्ते में भटक जाएगा, कहीं लैंड नहीं करेगा, जिंदगी भर समुद्र में गोल गोल घूमता रहेगा और आप मर जाएंगे। तो ये कंपस जो है उसको मैं बोलता हूं गोल। चीज बड़ी छोटी सी है, पूरे शिप की कीमत का 1% की कॉस्ट नहीं है इसकी। अगर शिप 100 करोड़ का होगा तो 1 करोड़ की थोड़ी ना है, ये 1% से भी नीचे का कॉस्ट है, लेकिन इस 1% की वजह से पूरे के पूरे शिप को कंट्रोल करता है। ऐसे ही आपके गोल्स आपको जिंदगी भर कंट्रोल करते हैं, आपको डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और देखो, वही लोग जिंदगी में भटकते हैं, वही लोग जिंदगी में परेशान होते हैं जिनके पास गोल्स नहीं होते। अब आप खुद सोचो ना, इसमें से कंपास हटा दो, अब उसको पूछो कहां पहुंचेगा, ये कहीं नहीं पहुंचेगा दोस्त, ये भटकता रहेगा। इसीलिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे हुआ, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। आज से कुछ साल पहले दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में एक हार्वर्ड में एक सर्वे हुआ करीब 100 बच्चों के ऊपर। उन 100 बच्चों से ये पूछा गया, क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट किया है? ध्यान से सुनिए, गूगल करेंगे तो आपको पूरी केस स्टडी मिलेगी, हार्वर्ड केस स्टडी ऑन गोल सेटिंग। 100 लोगों से पूछा गया, 100 बच्चों से जो पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट किया है? 84% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट नहीं किया था। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, एमबीए स्टूडेंट, आई रिपीट एमबीए स्टूडेंट, फाइनल ईयर में थे। 100 बच्चों से पूछा गया, 84% बच्चों यानी 84 लोगों के पास कोई गोल नहीं थे। 13% बच्चे ऐसे थे जिनके पास गोल्स तो थे लेकिन सिर्फ दिमाग में थे, सिर्फ दिमाग में। उनके दिमाग में था ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कॉलेज से निकल के ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। 13% बच्चों के पास गोल्स तो थे लेकिन सिर्फ दिमाग में। सिर्फ 3% बच्चे ऐसे थे, दे ऑल हैव रिटन गोल्स, उनके पास रिटन में गोल्स थे। उन्होंने कागज और पेन के ऊपर लिखा हुआ था कि इस कॉलेज से निकलने के बाद, इस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैं ये करने वाला हूं। वो बिल्कुल स्पेसिफिक थे, वो बिल्कुल क्लियर थे, उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था, उनकी कंपास बिल्कुल रेडी थी कि इसी कंपास को फॉलो करते हमने अपनी जिंदगी के जहाज को आगे लेकर जाना है। मेरे दोस्त, 10 साल के बाद जानते हैं क्या हुआ? 10 साल के बाद उन्हीं 100 बच्चों को दोबारा हार्वर्ड ने ढूंढा और पता किया कि वो बच्चे अब क्या कर रहे हैं और कितना पैसा बना रहे हैं। और ये बहुत कामयाब केस स्टडी है। हार्वर्ड एमबीए स्टूडेंट्स, आप गूगल करेंगे मिल जाएगी, पूरी स्टडी आप पढ़िए। 10 साल के बाद जब उन सारे 100 बच्चों पे दोबारा स्टडी हुई, सर्वे किया गया, तो आप हैरान होंगे कि ये जो 13% बच्चे थे, इन 84% बच्चों से दुगुना पैसा कमा रहे थे। ये 13% बच्चे जिनके पास गोल्स दिमाग में थे, वो उन 84% बच्चों से दुगुना पैसा कमा रहे थे। यानी अगर ये 84% बच्चे 5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, तो ये 13% बच्चे 10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि ये जो 3% बच्चे थे जिनके पास रिटर्न गोल्स थे, ये 84% बच्चों से 10 गुना ज्यादा पैसा बना रहे थे। 10 टाइम्स, यू विल नॉट बिलीव। ये 3% बच्चे जिनके पास जिंदगी में रिटर्न गोल्स थे, क्लियर कहानी थी, ये करना है, ये करूंगा, ये करूंगी, वो उन 84% बच्चों से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो हार्वर्ड ने बताया कि रिटर्न गोल्स की इतनी बड़ी ताकत होती है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं पावर ऑफ रिटर्न गोल्स। मैं 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिम कैरी और ब्रूस ली की। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीरें हैं मेरे दोस्त। नंबर 1, द फेमस एक्टर ऑफ हॉलीवुड जिम कैरी। नंबर 2, द फाइनेस्ट सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड ब्रूस ली। 1985 के अंदर जिम कैरी ने अपने आप को एक चेक लिखा। रिटर्न गोल्स की ताकत बता रहा हूं। 1985 में जिम कैरी ने अपने आप को एक चेक लिखा $10 मिलियन का, $10 मिलियन, और अपने ही नाम को लिखा और साइन करके अपने ही पर्स में डाल दिया कि आज से ठीक 10 साल के बाद मैं एक फिल्म करने का $10 मिलियन चार्ज करने वाला हूं।
लोगों ने कहा ऐसा लिखने से थोड़ी ना हो जाता है। जिम कैरी ने कहा वेट एंड वॉच। 1985 में जिम कैरी अपने ही नाम पे एक चेक लिखते हैं $10 मिलियन और उसको अपने पर्स में रख लेते हैं। एंड यू ऑल विल बी सरप्राइज कि ठीक 10 साल के बाद 1995 के अंदर जिम कैरी का मूवी आता है डम्ब एंड डम्बर, जिसके लिए जिम कैरी को $10 मिलियन का पैसा दिया जाता है। जी हां दोस्तों, आपने मुझे बिल्कुल ठीक सुना। आप गूगल करेंगे आपको सब मिलेगा। 1985 में जिम कैरी लिखते हैं अपने आप को कि 10 साल के बाद मुझे एक फिल्म के लिए $10 मिलियन मिलेंगे। 10 साल के ठीक बाद 1985 में डम्ब एंड डम्बर के लिए जिम कैरी को उस मूवी के लिए $10 मिलियन का चेक दिया गया। ये ताकत है रिटन गोल्स की। जैसे ही आपके गोल्स कागज पे आते हैं ना, खेल बदल जाता है मेरे दोस्त। ब्रूस ली दुनिया में इससे महान व्यक्ति मेरी नजर में नहीं हुए। बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड 1969 में अपने आप को एक लेटर लिखते हैं। 1969 में अपने आप को अपने हाथ से डायरी लेकर पेन लेकर खत लिखते हैं। खत तो बहुत बड़ा है, मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आप गूगल से निकाल के आराम से पढ़ लीजिएगा। और उस लेटर में ये लिखा गया था, आई विल बिकम द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10 years। अगले 10 साल के अंदर मैं इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। और ये लेटर की करीब 40 कॉपी, यू हर्ड मी राइट, 40 कॉपी निकालते हैं और अपने घर की हर दीवार पर, हर दरवाजे पर, हर शीशे पर चिपका देते हैं और रोज उसको पढ़ते हैं। आई विल बिकम द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड। मेरे दोस्त, पावर ऑफ रिटन गोल्स। और एक दिन ब्रूस ली दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं। ऐसे में आपको 20 एग्जाम्पल दे सकता हूं दोस्त, जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया, जिन्होंने 5 साल 10 साल बाद के टारगेट रखे, दुनिया को बताया और उन टारगेट्स को अचीव किया। लेकिन अगर आपके पास रिटन गोल्स नहीं है, हवाबाजी है, डायलॉग बाजी है, कितने पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, नहीं होता। कौन सी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, नहीं होता। बी स्पेसिफिक, कितने कमाने हैं, कितने साल में कमाने हैं, क्या रोड मैप है, क्या खोने को तैयार हो, पूरा का पूरा ढांचा आपके सामने तैयार होना चाहिए। और आप देखो, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके गोल्स को अचीव करने से रोक नहीं पाएगी। पावर ऑफ रिटन गोल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। 6 अगस्त 1945 8:20 दुनिया की सबसे बड़ी गोल सेटिंग की मिसाल देता हूं आपको। 6 अगस्त 1945 8:20 इस दुनिया में कुछ महाभयंकर धमाका हुआ। आज से करीब करीब 80 साल पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से ठीक 80 बरस पहले 6 अगस्त को 8:20 पर एक काम हुआ। और वो काम ये था, न्यूक्लियर अटैक बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट की 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि मैं आपको एहसास करा सकूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी गोल सेटिंग किसने करी और उसका अंजाम क्या हुआ। रिटर्न में गोल्स लिखने की ताकत क्या होती है। जब इतने बड़े बड़े नेशंस अपने गोल सेटिंग कर सकते हैं, तो मैं और आप एक इंडिविजुअल अपने लिए गोल सेटिंग क्यों नहीं कर सकते। यूएस ने बम्बार्डमेंट की मेरे दोस्त, और आपको जानकर हैरानी होगी, within the first 2 to 4 months of the bombing, the acute effect killed 90,000 to 1,66,000 people in Hiroshima और 60,000 से 80,000 इन नागासाकी। यानी पहले 4 महीने के अंदर करीब करीब 1.5 लाख लोग हिरोशिमा में मारे गए और 60 से 80,000 लोग नागासाकी में मारे गए। और इसमें से आधी डेथ पहले ही दिन हो गई। यानी जिस दिन बम गिराया अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे, करीब करीब 40 और 1 करीब करीब 1.25 लाख लोग पहले ही दिन मारे गए। और जिस कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन गिरता है ना मेरे दोस्त, इससे बड़ा डिजास्टर उस कंट्री के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ उस वक्त लोगों को नहीं मारता, वो जो रेडिएशन छोड़ देता है, उस रेडिएशन का असर जापान में आज भी दिखाई देता है। 80 साल के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में सॉइल खराब है, सॉइल ठीक नहीं हुई आज तक। आज भी 80 साल के बाद हवा के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर रेडिएशन पाई जाती है। जो लोग मर गए वो तो मर ही गए, जो बच गए, आने वाली जनरेशंस हैंडीकैप पैदा हुई। जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, उन्होंने हैंडीकैप बच्चों को जन्म दिया। किसी की आंख खराब है, किसी का नाक, किसी का हार्ट, किसी के लंग्स, किसी के लीवर। यानी
इफेक्ट सिर्फ वो नहीं हुआ जो दिखाई दिया, इफेक्ट वो भी हुआ जो अगले 10, 20, 30, 40 यहाँ की 80 साल तक आज तक नजर आ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं, जब बम्बार्डमेंट हुई तो इस तरह का एक मशरूम क्लाउड बन गया आसमान के अंदर। अ मशरूम क्लाउड राइजेस मोमेंट्स आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी अगस्त 9, 1945। 3 दिन के बाद ये इस तरह का मंजर था जो जापान के लोगों ने देखा नागासाकी के ऊपर। बड़ा खतरनाक बॉम्बार्डमेंट थी। मैंने एक बहुत बड़ा केस स्टडी बनाया एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी जापान के ऊपर। अगर मौका मिले तो यूट्यूब पे सुनिएगा, 10 मिनट का केस स्टडी है, मजा आएगा आपको, बहुत मजेदार है। और आपको बताया जाएगा उसमें कि क्या हुआ एक्चुअली में। इस तरह के कुछ हालात थे। मैं ज्यादा लंबा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत बुरी हालत थी। वो कंट्री जो कि 1945 में बम्बार्डमेंट के 5 साल तक बिल्कुल शेल में जा चुकी थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। वो डिमोटिवेट हो चुके थे, अंदर से हार चुके थे, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति ने उनको तहस नहस बर्बाद कर दिया था। उनको समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा, रास्ता कैसे होगा। उनके अपने कंट्री के लोगों को अपनी ही कंट्री से अब नफरत होने लग गई थी। जापान के लोगों को लगने लगा था कि शायद अब हम जिंदगी में रिवाइव नहीं कर पाएंगे, हम बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ क्या होगा। पूरा मुल्क नेगेटिविटी में भरा। अब आप खुद सोचिए, जहां 2.5-3 लाख लोग मारे गए हों 80 साल पहले, रिसोर्सेज ना हो और पूरा अमेरिका चील की तरह उनको देख रहा हो। अमेरिका छोटी मोटी हस्ती नहीं है। 1945 से लेकर 1950 तक जापान में कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्त। 1950 में जापान की लीडरशिप बैठती है और जानते हैं क्या करते हैं? जापान की लीडरशिप दुनिया के सबसे बड़ी गोल सेटिंग करती है। जापान की लीडरशिप ने कहा कि देखो भाई, अब अपने ही जापानीज जो लोग हैं ना, उनको भरोसा उड़ गया है जापान के ऊपर। उनको लग रहा है कि हम गलत मुल्क में पैदा हो गए हैं, हमारे को तो नया मुल्क चाहिए। लोग पलायन करने लग गए हैं, जापान छोड़ के बाहर जाने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि अब जापान रहने लायक कंट्री नहीं रहा। जापान की लीडरशिप ने कहा यह गलत है, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों का भरोसा वापस जापान पर आए, लोग वापस हम पे ट्रस्ट करें। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी गोल सेटिंग हुई जो जापान ने की 1950 के अंदर। जापान की लीडरशिप बैठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह का कॉन्फ्रेंस रूम और जापान की लीडरशिप बैठती है और जापान की लीडरशिप पहला गोल सेट करती है 1950 में। जापान की लीडरशिप बोलती है 10 साल के अंदर वी विल बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। जापान की लीडरशिप क्या बोल रही है? अगले 10 साल में हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। और टेक्सटाइल के लिए सॉइल अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जापान का सॉइल खराब हो चुका है बम्बार्डमेंट की वजह से। देखो कितना बड़ा गोल। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में नंबर 1 बनेंगे तो दुनिया को हम पे फक्र होगा, और जब दुनिया हमको फक्र से देखेगी तो हमारे अपने जापानीज भाई भी हमको फक्र से देखेंगे, वो देश छोड़ के नहीं जाएंगे। दुनिया हमारी तारीफ करेगी तो हमारे लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेट्स सेट अ गोल कि दुनिया को हिलाते हैं। और 1950 में ये गोल सेटिंग हुई, अगले 10 साल में वी विल बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 आते आते जापान दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाता है। 1960 को वही लीडरशिप फिर बैठती है, उनको बोला नहीं, अब एक और गोल सेट करते हैं। अगले 10 साल में वी विल बिकम नंबर 1 इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील में हम दुनिया में सबसे ऊपर जाएंगे। रिटर्न गोल्स, क्या क्या करेंगे ये लिख दिया। अब उसी में एक लीडर ने कहा कि सर ये तो गलत गोल ले लिया आपने, स्टील तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी साइंस स्टूडेंट को पता है कि स्टील बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, आयरन ओर और कोल। और जापान में ये दोनों ही चीजें होती ही नहीं है, ना आयरन ओर होता है ना कोल होता है। बोला अब कैसे होगा? बोला जहां होता है वहां से इंपोर्ट करो, लेकिन जो गोल लिख दिया उसको किसी भी हाल में पूरा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1970 आते आते जापान स्टील मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे ऊपर चला गया। और 1970 को जापान ने तीसरा गोल सेट किया, वी विल बिकम नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यानी 1980 आते आते हम ऑटोमोबाइल की दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 1981 में, ऑल्दो उनको 11 साल लगे इस टारगेट को अचीव करने में, लेकिन 1981 आते आते जापान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश हो गया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने का। सी द पावर ऑफ रिटन गोल्स। जब इतना बड़ा कंट्री अपने लिए गोल सेट कर सकता है तो आप अपने लिए गोल सेट क्यों नहीं कर सकते? इस बात को याद रखना, गोल्स हमेशा रिटन फॉर्म में ही होने चाहिए। मैं आपको सिंपल सा स्मार्ट तरीका बता देता हूं गोल सेट करने का। स्मार्ट, SMART,
What you want, pay the price. S मतलब स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए. बी स्पेसिफिक, बी क्लियर व्हाट यू वांट. एचएल हॉन्ट ने एक बार कहा था कि आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. नंबर 2, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो. अगर मर्सिडीज चाहते हो तो उसकी कीमत है बहुत मेहनत. मकान चाहते हो, बी क्लियर कि इस एरिया में मकान खरीदना है, 3 BHK खरीदना है, इस फ्लोर पे खरीदना है और उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी. बी स्पेसिफिक, बी क्लियर. नंबर 2, M, सक्सेस इज अ नंबर गेम. इफ यू कांट मेजर यू कांट ग्रो. जो भी आपका गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए. मेजरेबल बोले तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, ये डायलॉग बाजी है, कभी नहीं होता. बी स्पेसिफिक कि अगले 1 साल के अंदर मैं 25 लाख रुपए कमाऊंगा. मेजरेबल, क्योंकि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसको पकड़ नहीं सकते. जिसको मेजर किया जा सकता है उसको पकड़ा जा सकता है. 1 साल में 25 लाख रुपए कमाऊंगा. बी स्पेसिफिक, मेजर करो, बहुत पैसे होंगे, बहुत गाड़ियां होंगी, ये डायलॉग बाजी है, कभी नहीं होता. स्मार्ट में ए का मतलब होता है STG एंड LTG, यानी आपको शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने चाहिए और जो अचीवेबल भी हों. डायलॉग बाजी नहीं मारनी. मैंने एक आदमी से पूछा तेरा क्या सपना है? अरे बोला सोनू सर चांद पे घर बनाएंगे. मैंने कहा शाबाश शहंशाह, तेरे सपने को सलाम है, बस ये बता दे ईंट कैसे ले जाएगा, सीमेंट कैसे पहुंचेगी, मजदूर तेरा बाप लेके जाएगा. डायलॉग बाजी कुछ नहीं होता. गोल्स शुड बी अचीवेबल, आपकी रीच में भी होने चाहिए ना यार. तुक्केबाजी से कुछ चलता नहीं है. नंबर 4, आर का मतलब रेलिवेंट होने चाहिए. डोंट लिव इन ए फैंटेसी वर्ल्ड. डायलॉग बाजी मत करना. अभी तो साइकिल पे घूम रहे हो, अभी तो बाइक पे घूम रहे हो, हम रॉयल्स रॉयल्स खरीदेंगे, वाह तेरे बाप का राज चल रहा है. नहीं नहीं नहीं, बाइक से होंडा सिटी खरीदी जाती है, होंडा सिटी से अकॉर्ड खरीदी जाती है, अकॉर्ड से मर्सिडीज खरीदी जाती है. यह है स्टेप बाय स्टेप काम करना. ये तरीका होता है किसी भी गोल को अचीव करने का. रेलिवेंट होना चाहिए. ठीक है, मतलब टाइम. कोई भी गोल में अगर टाइम नहीं लगा तो सिर्फ सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा. जापान ने जब 3 गोल रखे, तीनों में टाइम सेट किया, 10 साल 10 साल 10 साल. हाँ, जिम कैरी ने जब गोल रखा 10 साल, ब्रूस ली ने जब गोल रखा 10 साल. जो भी दुनिया में आदमी गोल सेटिंग करता है, अगर वो टाइम के साथ सेट नहीं कर रहा तो उसके गोल सिर्फ और सिर्फ ड्रीम रह जाते हैं, कभी जिंदगी में पूरे नहीं होते. तो याद रखना, गोल सेटिंग में बहुत अच्छा तरीका है स्मार्ट. S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A स्टैंड फॉर अचीवेबल, R स्टैंड फॉर रेलिवेंट और T स्टैंड फॉर टाइम बाउंड. ये 5 चीजों को याद रखना, आपके लिए गोल सेटिंग करना आसान हो जाएगा. 3 स्टेप प्रोसेस बता देता हूं आखिरी में फाइनली, ताकि आपको गोल सेट करने में और आसानी मिले. ये 3 बातें अगर आपने ध्यान रखा तो आपके लिए कोई भी काम करना बहुत आसान हो जाएगा. 3 स्टेप प्रोसेस, गोल सेटिंग करने का 3 स्टेप प्रोसेस. नंबर 1, आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट डाउन 25 थिंग्स यू वांट टू अकम्प्लिश इन नेक्स्ट 10 years. ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा. अगले 10 साल में आप कौन सी 25 चीजें करना चाहते हैं उसको लिख लीजिए. ये मत सोचना कि आज तुम ये ले सकते हो कि नहीं, बस ये सोचना कि क्या लेना चाहते हो. आप हिसाब से मत लिखना कि मैं रोल्स रॉयस लेना चाहता हूं लेकिन कैसे लूं. आज के हिसाब से नहीं, लेना चाहते हो लिख डालो. आपको लिखनी है 25 वो चीजें जो आप अगले 10 साल में लेना चाहते हो. नेक्स्ट 10 years क्या क्या चीजें खरीदना चाहते हो, राइट डाउन. राइट डाउन 25 आइटम यू वांट टू बाय, यू वांट टू परचेज, राइट इट डाउन. हर हालत में ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब आपके पास फुर्सत हो, डायरी लो, पेन लो और 25 आइटम का नाम लिख लो. यह है स्टेप 1. स्टेप 2 उससे भी इंपॉर्टेंट है. स्टेप 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच गोल अचीवमेंट हैज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट इन योर लाइफ. अब इन 25 में से 3 गोल्स के ऊपर गोला लगाने का है. इन 25 में से 3 गोल के ऊपर गोला मारने का है कि कौन से ऐसे 3 गोल हैं जिनको अचीव करते ही आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा. कि ये अगर कर लिया ना यार तो जिंदगी बहुत बदल जाएगी, ये अगर कर लिया तो सोसाइटी में हमको देखने का नजरिया बदल जाएगा, ये गोल अगर अचीव कर लिया तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. अब 25 से खोपड़ी हटा के 3 पे लेकर आना है. 25 से लिखना, 25 है स्टेप 1, 25. स्टेप 2 उनमें से 3 पे गोला लगाना है. जब 3 पे गोला लगा लो
तो तीसरा स्टेप आपको बता देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आपको यह सोचना है व्हाट नीड टू बी डन टू अकम्प्लिश दीज गोल्स। अब मुझे इन 3 को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, वो डायरी और पेन लेकर ऐसी कोई 10-12 आइटम लिख डालो कि ये 3 गोल तब अचीव होंगे जब ये 12 चीजें मैं कर लूंगा, जब ये 10 चीजें मैं कर लूंगा, जब ये 8 चीजें मैं कर लूंगा। और जब वो 8, 10, 12 चीजें लिख लो, अब वो 8, 10, 12 चीजें करना शुरू कर दो तत्काल। और देखना जब वो 8, 10, 12 चीजें आप करना शुरू करते हैं, धीरे 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 ये 3 गोल आपके अचीव हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, बचे 22 में से फिर 3 पे गोला लगाना है और फिर ये लिखना है कि ये 3 गोल अचीव करने के लिए मुझे कौन सी 8 से 10 चीजें चाहिए। अब पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, ईमानदारी से उसको करना शुरू कर दो। आप देखना मात्र 10 साल के अंदर अंदर आपकी जिंदगी के छोटे बड़े सभी 25 गोल्स को आप अचीव कर लेते हो। गोल सेटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्त, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, क्योंकि लीडरशिप ट्रेनिंग जब होगा ट्रेन द ट्रेनर, तो 13 और 14 अगस्त को वहां गोल सेटिंग का एक बड़ी खतरनाक डेफिनेशन मैं आपको दूंगा और आपको बारीक तरीके से बताऊंगा कि लीडर्स को गोल कैसे सेट करने चाहिए। अभी तो हम बात कर रहे हैं कॉमन मैन की, अभी हम बात कर रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की, लेकिन एक लीडर को अपनी टीम के लिए गोल कैसे सेट करने चाहिए ये 13 और 14 अगस्त को बताऊंगा। चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए एक बार सब लोग कि कैसा लगा आपको गोल सेटिंग, आपको क्या अच्छा लगा गोल सेटिंग के अंदर। राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। हम 1 मिनट के लिए चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि गोल सेटिंग का टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया। एक बार चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। अनिल कह रहे हैं एक्सीलेंट गुरु, एक्सीलेंट, बहुत शानदार, सुपर, बढ़िया, बहुत ही उम्दा, एक्सीलेंट, जोरदार जोरदार, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं बस यही चाहता हूं कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे सकूं जो आपकी जिंदगी में आपके काम आए, आपकी हेल्प करे और आप कुछ नया सीखें यार। वही पुराना घिसा पिटा कंटेंट बार बार सुनकर कुछ मजा नहीं आता। कुछ नए तरीके से चीजें को समझें और जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। मैं अपनी टीम से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को एक ग्लास दे दें, क्योंकि इस ग्लास में कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ा पानी पी लें यार, और उसको कवर करने के लिए भी कुछ दे दें। फ्रेश ग्लास चाहिए मुझे, क्योंकि हम आज ब्रेक नहीं करने वाले दोबारा से, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज ब्रेक करना नहीं है, आज तो तोड़ फोड़ मचानी है। इसको कवर करने के लिए भी कुछ दे देना, रखने के लिए। हाँ, सो 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले 25 गोल्स लिख लीजिए, उसके बाद 3 गोल्स को सर्कल करिए और फिर ये सोचिए कि इस 3 गोल को करने के लिए मुझे क्या क्या करना जरूरी है, और वो करना शुरू कर दीजिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। और देखिए ये 25 के 25 गोल्स धीरे 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 आप अचीव करने लग जाएंगे। नो ब्रेक, नो ब्रेक। LM रहमान बोल रहे हैं नो ब्रेक। यस, नो ब्रेक टुडे। कल भी हमने ब्रेक नहीं लिया, आज भी ब्रेक नहीं लेंगे। तो हम करीब करीब 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है मेरे दोस्त। बस आज की रात है जिंदगी, फिर हम कहां तुम कहां हैं, फिर कब मुलाकात होगी क्या जाने। सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। मजा आएगा आपके साथ डिस्कस करके, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आज हमने बात की कार्डिनल रूल्स की, आज हमने बात की गोल सेटिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अब जो तीसरा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। श्रीदेवी कह रहे हैं सोनू जी सिर्फ सेल्स पर भी ट्रेनिंग हो जाए। सेल्स पर ट्रेनिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Soon we will meet. अनिल कुमार कह रहे हैं soon we will meet. Definitely अनिल, we will meet on 13th and 14th of August in लीला। सारी तैयारियां हो रही हैं। Sir, can the Leela fees to be paid in cash? No योगेश, no cash, only bank transfer with GST। और मैं आपको बता दूं कल जो अमाउंट आपको बताया गया है 14,000 वो इंक्लूसिव ऑफ GST है। एक्चुअली में यह अमाउंट 12,700 ही है दोस्त। अमाउंट इज 12,700, GST मिला के वो 14,900 बन रहा है। तो 2,000 रुपए तो टैक्सेस ही हैं जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट होने हैं।
तो वो आपसे नहीं लिए जा रहे, वो सरकार के लिए हैं। एक्चुअली में जो कॉस्ट है उसका 12,000 रुपए का है, तो आप बहुत आराम से आइए, क्योंकि 10,000 रुपए का तो कमरा है लीला के अंदर, आप जानते ही हैं। और फिर उसके बाद आपको 2 लंच हैं, 1 डिनर है, 2 ब्रेकफास्ट हैं 5 स्टार होटल के अंदर, 3-4 हाई टी हैं, तो बूंद बूंद वसूल है उसकी। और मैं जानता हूं ट्रेन द ट्रेनर जो प्रोग्राम है उसके लिए बहुत सारे लोग 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, आपको पता नहीं नॉलेज है कि नहीं, 1.5 लाख रुपए लेते हैं लोग इस टीटीटी के लिए, ट्रेन द ट्रेनर के लिए। और ये आपको ऑफर मिल रहा है, क्योंकि ये जैसे ही सेशन क्लोज होगा, हो सकता है हमारी टीम इसको पब्लिकली भी अनाउंस कर दे, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो और न जाने कितने सारे लोग उसमें ज्वाइन करने के लिए मचलने लग जाएं। हमारे पास सीट्स कम है, तो हम उतने ही लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो मजा आएगा आपको। लेकिन खैर अभी हम टीटीटी की बात नहीं करते, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर आज के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 तस्वीरें हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 तस्वीरें हैं। मैं चैट बॉक्स को बंद करना चाहता हूं और आगे लेकर जाना चाहता हूं आपको। आप चैट बॉक्स बंद करते हैं, मुद्दे पे आते हैं वापस लौटकर। आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 तस्वीरें हैं। जी हां, इन 4 तस्वीरों में एक चीज कॉमन है। स्वामी विवेकानंद, ओशो, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, इन चारों में एक चीज सब में कॉमन है, जानते हैं क्या? और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑल दीज 4 पीपल आर ग्रेट कम्युनिकेटर। और मेरी बात को याद रखना और आपको माननी पड़ेगी, दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई हैं, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कम्युनिकेटर था, यानी जिसकी स्पीकिंग स्किल बहुत शानदार थी। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ओशो, द ग्रेट ओशो, उनसे बड़ा तो स्पीकिंग वाला व्यक्ति मैंने देखा नहीं। नेल्सन मंडेला, अकेला व्यक्ति जिसने साउथ अफ्रीका के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। गांधी को कौन भूल सकता है? गांधी ग्रेट कम्युनिकेटर। उस जमाने में जब व्हाट्सएप नहीं होते थे, 5-5 लोग, 10-10 लाख लोग गांधी को सुनने आते थे। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं गांधी से। आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो फालतू फंड का ज्ञान चल रहा है, लेकिन गांधी तो गांधी है। 80 कंट्री में जिसके बुत लगे हैं, वो आदमी मामूली नहीं हो सकता। ठीक, हमको तो मोहल्ले से बाहर लोग नहीं जानते, और जिसको 80 कंट्री में बुत लगाए गए हैं, इज नॉट अ नॉर्मल मैन। इन चारों लोगों में एक चीज कॉमन है, 4 पीपल आर ग्रेट कम्युनिकेटर। और इसमें आप एक नाम और ऐड कर सकते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी साहब बहुत ग्रेट स्पीकर हैं। आप देखो ना, जब मोदी साहब बोलते हैं तो क्या गजब उनका कम्युनिकेशन स्किल्स है। यानी एक लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी जो स्किल है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी बात पे लोगों को भरोसा हो, ताकि लोग आपको फॉलो करें और आंख बंद करके आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें। आप कितने ही बढ़िया इंसान क्यों ना हो, आप में सारी स्किल क्यों ना हो, आपने डायरेक्ट सेलिंग की सारी क्लासेस रट डाली हो जो मैंने कराई, लेकिन अगर स्पीकिंग स्किल्स में गड़बड़ है ना, तो आप एक महान लीडर नहीं बन पाते। चांसेस कम है, ऐसा नहीं कि असंभव है। आप अच्छी स्पीकिंग स्किल ना होने के बावजूद भी बन सकते हैं, लेकिन अगर स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो चांसेस ज्यादा होते हैं आपके एक अच्छा महान लीडर बनने में, जिसकी बात दुनिया सुने, समझे और इंस्पायर हो। तो आज का इस टॉपिक को मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताना चाहता हूं, आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपके पास कैसी भी क्वालिटी क्यों ना हो, कितनी भी विल पावर क्यों ना हो, आप किसी भी काम के स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, यदि कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी ग्रोथ बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको लीड बाय एग्जांपल करना है, आपको इंडक्शंस प्रोग्राम करना है, आपको सेमिनार्स करने हैं, आपको बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स देनी है। तो वहां पर सिर्फ मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे सुन लो, नहीं चलेगा है। मेरे में कन्विक्शन बहुत अच्छी है, नहीं चलेगा। आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और 13 और 14 अगस्त को इसको भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा, हाउ टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। आज भी अच्छा बताऊंगा, लेकिन 13-14 को इसी टॉपिक को थोड़ा सा और समझाऊंगा, स्टेज पर कैसे समा बांधा जाता है। क्योंकि अभी तो स्टेज नहीं है ना, तो स्टेज की बात नहीं समझा सकता। 13 और 14 अगस्त को बताऊंगा। किसी भी इंसान को यश, अपयश, नफरत, सक्सेस, फेलियर, सब कुछ उसकी वाणी से ही मिलता है। आप कि सफलता, असफलता,
उसको यश मिल रहा है या सब उसकी बुराई कर रहे हैं, वो सिर्फ एक कारण से, वो बोलता कैसा है। अच्छा बोलता है दुनिया तारीफ करती है, साला बकवास बोलता है तो दुनिया नफरत करती है। सोच के देखो किसको ज्यादा सम्मान मिलता है। जो अच्छा बोलता है उसको ज्यादा सम्मान मिलता है, और जो फालतू फंड का बोलता है उसको अपमान मिलता है, गालियां मिलती हैं। और दुनिया की सभी बड़ी क्रांति के पीछे जो लोग थे, दे ऑल आर ग्रेट स्पीकर। पूरी दुनिया में जहां जहां रेवोल्यूशन हुए, जहां जहां क्रांति हुई, उनका ट्रिगर किसी अच्छे बोलने वाले के हाथ में था। वो अच्छा बोलते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, लोग अपनी जान की बाजी लगा देते थे। तो आज के टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ब्रीफ के अंदर, हाउ टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ऐसी कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, ऐसी कौन से टैक्टिक्स हैं जिससे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, कि लोग आपसे इंस्पायर हों, आपको फॉलो करें, आपकी बात माने। आप कुएं में कूदने को बोलें तो कुएं में कूद जाएं, छत से कूदने को बोलें तो छत से कूद जाएं। कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के मुझे बताइए, जो एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं। एक बार मुझे जानना है आप लोगों से, हाउ मेनी पीपल वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर इन देयर लाइफ। कि सुनो सर, हम भी आप जैसा धड़ाधड़ बोलना चाहते हैं, 8-8 घंटे नॉन स्टॉप बात करना चाहते हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए जरा। वाह, प्रथा लिख रहे हैं मी, नीरज मी, राकेश मी, अरविंद लिख रहे हैं मी, मोहन, विजय, सुरेंद्र, कंवरपाल, वर्षा, सचिन, सोनू सैनी, राजेश कुमार, सुरेंद्र, सब लिख रहे हैं मी 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 मी। यानी हर आदमी दुनिया में अच्छा वक्ता बनना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज आपको सेलिंग स्किल्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जो आपकी बहुत काम आएगी जिंदगी में, डायरेक्ट सेलिंग में भी और डायरेक्ट सेलिंग के बाहर भी, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चैट बॉक्स बंद करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखने के लिए, हाउ टू बिकम अ ग्रेट एंड रिलायबल स्पीकर, आपको 6 टॉप सीक्रेट पॉइंट बता देता हूं आज। 6 टॉप सीक्रेट पॉइंट। और अगर आपने ये 6 टॉप सीक्रेट पॉइंट समझ लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छा स्पीकर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन यही 6 पॉइंट्स काफी नहीं होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज के टाइम में जो मैं बेस्ट आपको दे सकता हूं इस समय के हिसाब से, वो है ये 6 टॉप सीक्रेट पॉइंट। सबसे पहला, हु इज स्पीकिंग, क्रेडिबिलिटी मैटर्स एवरीथिंग। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि लोग हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करते, जबकि हम सच बोल रहे हैं। हम प्लान दिखाते हैं तो लोग जुड़ते नहीं है, वो प्लान दिखाता है तो लोग जुड़ जाते हैं। और हमारी बात तो मानते नहीं है, लेकिन उसकी बात मान लेते हैं। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप समझाओगे ना तो ये आपकी बात मान लेगा, हमारी नहीं सुनता। ऐसा होता है ना, मैं भी वही समझा रहा हूं और सामने वाला भी वही समझा रहा है, लेकिन मेरी बात उसकी टीम के लोग मान लेते हैं, लेकिन उसकी बात उसकी टीम के लोग नहीं मानते। बात तो वही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे, कब लोग आपकी बात को मानेंगे, कब लोग आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, तब जब आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी होगी। देखो मेरे दोस्त, स्पीकिंग का मतलब सिर्फ स्टेज पर मेरी ही तरह धार बात करना नहीं होता। स्पीकिंग का मतलब ये होता है, जो अच्छा स्पीकर हो उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था ना, और महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध के बीच में एक दिन ऐसा था, एक वक्त ऐसा आया जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरु द्रोण, आप ही के शिष्य हैं और आप इतना टाइम लगा रहे हैं, आप ही से तो सीख कर आए हैं, क्या ये आपकी शक्ति की तौहीन नहीं है कि आपसे सीखे हुए लड़के हम पे भारी पड़ रहे हैं? आप किस बात के गुरु हैं? तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के माइंड में कुछ ऐसा कहा, कुछ पेचकस टाइट किया टाइप्स। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन जा, मैं तुझे वचन देता हूं कि आज शाम होते होते ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। आज शाम होते होते सभी पांडवों का अंत कर दूंगा और शाम तक विजय हमारी होगी। जा, मैं तुझे वादा करता हूं। अब द्रोणाचार्य निकले अपने रथ के ऊपर और लगे युद्ध करने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय 2 से 3 घंटे के अंदर द्रोणाचार्य ने इस तरह का माहौल बना दिया कि जो सामने आए द्रोण उसको मारते गए, जो सामने आया द्रोण उसको मारते गए। द्रोण
इतने खतरनाक, इतने भयानक कभी नहीं दिखाई दिए जितने उस वक्त थे। और श्री कृष्ण बैठे ये नजारा देख रहे थे। श्री कृष्ण को यह लगा कि अगर द्रोणाचार्य को अगले 3-4 घंटे न रोका गया तो आज शाम होते होते ये युद्ध एक तरफा हो जाएगा, पांडव हार जाएंगे, कौरव जीत जाएंगे। अब कृष्ण है तो खिलाड़ी। अब कृष्ण गए युधिष्ठिर के पास, हाँ, और युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर देख, आज गुरु द्रोण बड़े ताकत में है, आज गुरु द्रोण शाम तक ये युद्ध खत्म करने के मूड में है। युधिष्ठिर ने कहा, केशव, नजर तो मुझे भी कुछ ऐसा आ रहा है कि आज गुरु द्रोण बहुत गुस्से में है और जिस हिसाब से ये युद्ध कर रहे हैं शाम तक युद्ध खत्म हो जाएगा, क्या करना चाहिए? केशव ने कहा, युधिष्ठिर तू एक काम कर, गुरु द्रोणाचार्य को बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो जाके तू बोल दे अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि जब वो अपने पुत्र का वध सुनेंगे तो ढीले पड़ जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे टाइम पर उनको मारना हमारे लिए आसान होगा, तो तू जाके बोल दे अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर ने बोला, ये तो झूठ है, अश्वत्थामा तो जिंदा है, वो लड़ रहा हमारे सामने, मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं तो धर्मराज हूं। कृष्ण ने बोला, अगर तू झूठ नहीं बोलेगा तो शाम तक तो वैसे भी सब साफ हो जाएगा। युधिष्ठिर ने बोला, बेशक सब साफ हो जाए, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। भगवान कृष्ण तो कृष्ण कोई ना कोई जुगाड़ निकाले। तो कृष्ण ने कहा, भीम को बुलाया, भीम इधर आओ। अब भीम आया। जी केशव, क्या आज्ञा? एक हाथी लड़ रहा था उस वक्त, और संयोगवश हाथी का नाम भी अश्वत्थामा ही था। केशव ने कहा, भीम, इस हाथी को मार डालो। भीम ने गदा उठाई, हाथी के मस्तक के बीच में प्रहार किया, हाथी वहीं गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए और फिर से कहा, देख, अश्वत्थामा मारा गया। अब जाके द्रोणाचार्य को कह दे कि पितामह और गुरु द्रोण, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, केशव, ये तो अभी भी झूठ है। मारा गया जो वो है हाथी, और आप जिसके बारे में संकेत दे रहे हो वो है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो अभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप जाने अनजाने अभी भी मुझसे झूठ कहलवा रहे हो। अब कृष्ण तो कृष्ण, अब क्या करें? कृष्ण ने फिर दिमाग लगाया। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर थे, तू एक काम कर, तू द्रोणाचार्य को ये जाके कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया जो कि एक हाथी था। अब तो ठीक, पूर्ण सत्य बोल दे, पूरा सच बता दे कि अश्वत्थामा मारा गया गुरु जो कि एक हाथी था। इतना तो कह सकता है। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा, ये तो सत्य वचन है, ये सच बात है, ये तो मैं कह दूंगा, जाके कह दे। अब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के रथ के पास पहुंचे, प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य, आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर युद्ध के बीच में कैसे आए? बोला, आपको एक समाचार देना है। अब ध्यान से देखिए, कारीगिरी कितनी कमाल की है। आपको एक समाचार देना है। दो, बोलो, बताओ। बोला, महाराज, अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे युधिष्ठिर उसके पीछे की लाइन बोलने वाले थे जो कि एक हाथी था, उसके बीच में एक पॉज लिया जब युधिष्ठिर ने, कृष्ण ने इतनी तेज शंख बजाया कि द्रोणाचार्य को पीछे वाली लाइन सुनाई ही नहीं दी जो कि एक हाथी था। द्रोणाचार्य सिर्फ इतना सुन सके कि अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही द्रोणाचार्य ने यह सुना, वहीं अपना धनुष छोड़ दिया, वहीं रथ में बैठ गए, और कृष्ण ने उसी वक्त इशारा किया कि गर्दन उड़ा दी जाए, और गर्दन उड़ा दी गई और द्रोणाचार्य मारे गए। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं मेरे दोस्त कि अश्वत्थामा मारा गया, ये बात कहने के लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को ही क्यों चुना? ये बात ना तो उसने अर्जुन से कहलवाई, ना नकुल से, ना सहदेव से, और ना इवन खुद कहा। खुद भगवान है, खुद भी नहीं कहा द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि केशव जानते थे कि एक ही व्यक्ति की बात पर द्रोणाचार्य भरोसा करेंगे जो कि है युधिष्ठिर। यहां क्रेडिबिलिटी मैटर करती है मेरे दोस्त। क्या कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण उसके व्यक्ति से कहलवाना चाहते थे जिसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है। वो खुद भी नहीं बोले, क्योंकि उनको पता था अगर मैं खुद भी कह दूंगा ना तो द्रोणाचार्य को लगेगा ये तो छलिया है, झूठ बोल रहा होगा। देखो क्रेडिबिलिटी कितनी मैटर करती है। किसकी बात मानी जाएगी मार्केट में, किसकी बात लोग सुनेंगे, वो स्पीकिंग पावर की वजह से नहीं, क्रेडिबिलिटी की वजह से तय होता है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है
तो आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी होगी, लोग आपकी बात मानेंगे, इज्जत करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी खराब है, आप अनाप शनाप झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे झूठा पोस्ट करते हैं, झूठे चेक बनाते हैं, अपनी टीम को कमिट करते हैं, पूरा नहीं करते, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, चाहे आप कितना ही अच्छा बोल रहे हो। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। याद रखना मेरी बात, मेरे दोस्त, याद रखना, क्रेडिबिलिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्रेडिबिलिटी इज एवरीथिंग। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, whom are you talking to? Identify the audience first. कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, उसी तरह की शब्दावली यूज करनी है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लेते हैं आप 3 साल के किसी बच्चे को बता रहे हैं कि ईश्वर होते हैं। स्पीकिंग, आप अच्छे स्पीकर हैं कि नहीं, ये तब पता चलता है कि आप ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके बात कर रहे हैं या आपकी टेप में जो है वो बजा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में बहुत जगह ट्रेवल करता हूं, बहुत प्रोग्राम किए, बहुत ट्रेनिंग दी। मैं ऑडियंस को देखकर समझ आता हूं कि इनको कौन सा कंटेंट डिलीवर करना है। ऑडियंस के बात करने के तरीके से, उनके बहने तरीके से, उनके बातचीत, उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषा, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं समझ जाता हूं कि इनको ये बात तो बिल्कुल नहीं कहनी है और इनको यही बात कहनी है। इनके मतलब का कंटेंट यही है। अगर आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके बात करते हैं, अगर आपके पास ये समझ है कि कौन से व्यक्ति को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा था। 3 साल के बच्चे को आपको बताना है कि ईश्वर होते हैं कि नहीं, तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी, आपके एग्जाम्पल्स अलग होंगे, आपकी टोन अलग होगी। लेकिन यही बात अगर 30 साल के आदमी को बताना हो तो आपके एग्जाम्पल अलग होंगे, आपकी लैंग्वेज अलग होगी, आपकी टोन अलग होगी। और यही बात किसी नास्तिक को बतानी हो तो आपके एग्जाम्पल अलग होंगे, आपकी लैंग्वेज अलग होगी, आपकी टोन अलग होगी। यानी क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आंसर उसके अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। ऑडियंस के हिसाब से आपको बात करना आना चाहिए। अगर आप किसी गांव में प्रेजेंटेशन देने गए हैं तो वहां ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, वहां तो गांव के हिसाब से माहौल में बात करनी है। और किसी अच्छी एमएनसी में प्लान दिखाने गए हैं तो वहां एक सोफिस्टिकेशन चलेगा, वहां आपको सूट बूट में जाना होगा। यानी आप जिस एरिया में प्लान दिखाने जाते हैं, जिस तरह की ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके एग्जाम्पल्स होने चाहिए, उस हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस हिसाब से आपका इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। यानी ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट चेंज करना आपको आना चाहिए अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं। एक लड़के ने एक एमबीबीएस लड़की को, जो एमबीबीएस कर रही थी, उसको चिट्ठी लिखी। हाँ, लड़का उस लड़की से मोहब्बत करता था, तो लड़के ने सोचा कि लड़की डॉक्टरी कर रही है तो मैं इसको खून से चिट्ठी लिखता हूं। हाँ? तो लड़के ने खून से चिट्ठी लिखी, माई डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझे हाँ करोगी? लंबा सा बढ़िया सा इमोशनल सा एक रोमांटिक सा चिट्ठी लिख दी और नीचे अपना साइन कर दिया, खत के इंतजार में तुम्हारा प्रेमी सो एंड सो। हाँ, खून से भरी चिट्ठी, मैं इंतजार करूंगा, खत का जवाब जरूर देना। खत लड़की तक पहुंचा, लड़की ने जवाब दिया। जवाब क्या? तुम्हारा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तुम्हारा हीमोग्लोबिन है 10.5 जो कि कम है। हाँ, जिस तरह की लड़की से सवाल पूछा कि लड़की ने उसी अंदाज में उसको जवाब चिपका दिया। हाँ, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने ऑडियंस को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप अच्छे से अच्छे स्पीकर ही क्यों ना हो, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपकी बात कोई इस दुनिया में मानने वाला नहीं है। नंबर 3, मोर इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ कन्वर्सेशन। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप सही बात सही जगह करें। कभी कभी बात सही होती है, जगह खराब होती है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते। हाँ, बात तो सही है लेकिन जगह खराब है। मैंने कहा था आज से, जब मैं 2-3 सेशन पहले बता रहा था कि बहुत सारे नेटवर्कर इतनी बेवकूफी करते हैं कि बस में मिले तो बस में प्लान, ट्रेन में मिले तो ट्रेन में प्लान, कहीं दिखे वहीं प्लान। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे नौसिखिए तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज की भी वैल्यू खत्म हो जाती है। प्लेस ऑफ
कन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी लड़की को डेट पर ले जाना है, कहां डेट पर ले जाओगे? शमशान घाट। डार्लिंग, कब्रिस्तान चलते हैं, शमशान घाट चलते हैं, वहीं प्यार की पींगे पढ़ाएंगे। हैं, लड़की जाएगी, जूता मारेगी तुम्हारे। हैं, प्यार की बात कहां होगी? किसी होटल के अंदर, कैंडल लाइट डिनर के ऊपर वायलिन बज रहे होंगे, यानी आपकी बात की वैल्यू बनेगी। माहौल इंपैक्ट करता है, माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, जब आप प्लान दिखा रहे हो, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो जगह कैसी है। अगर जगह प्लान दिखाने लायक नहीं है तो बेटर है प्रेजेंटेशन मत दिखाओ, और ये बोल दो कि ये जगह ठीक नहीं लग रही यार, हम किसी और दिन बात कर सकते हैं। क्योंकि आपकी अच्छी बात भी खराब असर छोड़ती है अगर प्लेस सही नहीं हो। मैं बहुत बार ऐसा होता है, लोग मुझसे मिलते हैं और मुझे बात करते थे कि सोनू सर, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये जगह ठीक नहीं है, किसी और टाइम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। किसी को खराब करने से अच्छा है टाल दिया जाए। लोग क्या करते हैं, जहां मिला चिपका दिया, ऑटो में मिला चिपका दिया, बस में मिला चिपका दिया, मेट्रो में मिला चिपका दिया, और कुछ नहीं मिला तो पेन पेपर पे रगड़ दिया, है? जीन्स के ऊपर रगड़ दिया, जहां मिला वहीं चिपका दिया। नहीं नहीं नहीं, आप एक अच्छे स्पीकर तब बनेंगे जब आपको ये समझ होगी क्या जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए ये सही जगह है या नहीं। ये तजुर्बे से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। नंबर 4, टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सही बात गलत समय पर तो नहीं कर रहे। सही बात को सही समय पर करना बहुत जरूरी है। जब हम टेली कॉलिंग की ट्रेनिंग देते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब सेलिंग के लिए टेली कॉलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है तो टेली कॉलर को सबसे पहले एक बात सिखाई जाती है। टेली कॉलर जब कॉल लगाती है तो सबसे पहला ये लाइन बोलती है, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? ध्यान से सुनना, जो एक अच्छी टेली कॉलर होगी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आती होगी, वो फोन करते ही सिर्फ माल बेचने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग बेवकूफी क्या करते हैं, टेली कॉलिंग वालों को ट्रेनिंग नहीं दिलवाते, और टेली कॉलिंग वाला फोन उठा के बोलती है, अरे सर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है गुड़गांव में, 3 BHK इतने रुपए का ले लो। और वो आदमी क्रिमेशन पॉइंट में खड़ा है, उसके सामने चिता जल रही है किसी रिश्तेदार की, और इसको बेच रहे हैं थाईलैंड, इसको बेच रहे हैं सिंगापुर का, सारे बड़ा सस्ता टिकट निकला हुआ है, आप खरीद लो। वो रो रहा है बेचारा। हाँ, तो आपकी बढ़िया बात भी खराब हो जाती है अगर टाइमिंग गलत है। तो उस सेल्स की लड़की को जो टेली कॉलिंग करती है, उसको पहली लाइन हम यही सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले ये बात पूछनी है, सर क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? और अगर वो बोलता है नहीं आई एम बिजी, तो सर मैं कब आपको कॉल लगा सकती हूँ? शाम को 4 बजे। ओके सर, थैंक यू सो मच। यानी आपने उसके टाइम की वैल्यू भी रखी और अपनी बात की इंपॉर्टेंस भी रखी, कि ऐसा नहीं कि जब हमारा मन करेगा हम प्लान बताना शुरू कर देंगे। सही समय पर सही बात सही रिजल्ट देती है, और गलत समय पर सही बात बर्बादी की तरफ लेके जाती है। इसको याद रखिएगा। अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो समय का चुनाव बहुत होशियारी से जरूर करें। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू स्पीक। स्पीक इन अ राइट टोन एट अ राइट प्लेस। राइट टोन में बात करना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही जगह पर आपका टोन अच्छा है कि नहीं। और दुनिया की सारी लड़ाई है ना साला रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस के कारण होती है। और भाई कैसा है, अब ये टोन देखो कितनी खतरनाक है ना। और वैसे आप पूछते हैं और सर आप कैसे हैं, बात तो वही है, लेकिन टोन, कभी कहते हैं ना टोन बड़ा मारता है यार, ये टोंट मारता है आदमी यार। ये आदमी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन टोंट मारता रहता है जब देखो। टोन, राइट टोन में बात। अब मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूं, एक्साइटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ, बॉडी लैंग्वेज हिला के बात कर रहा हूं, मैं घर जाके ऐसी बात तो नहीं करूंगा ना, है ना। अब मैं घर जाके ऐसी बात बोलूं, ओ मेरी वाइफ आज तूने क्या बनाया है, आज तो मजा आएगा, आज हम क्या क्या खाने वाले हैं, ऐसी बात करूंगा तो घर वाले जूते मार के निकाल देंगे कि ओ ट्रेनर ट्रेनिंग छोड़ के आ कहीं और, ये तेरा घर है। तेरे को पता होना चाहिए कि कौन सी टोन में कहां बात करनी है। ये टोन ट्रेनिंग के लिए तो अच्छी है, लेकिन ये टोन घर के लिए अच्छी नहीं है। घर में तो मैं बात करूंगा, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत धीरे, रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन वही धीरे मैं यहां बात करूंगा तो मेरी बात ही कोई नहीं सुनेगा। गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू स्पीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इन ए राइट टोन एट राइट प्लेस। आप देखिए कि इस प्लेस पर क्या ये टोन ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
आजादी की लड़ाई होने वाली थी, ठीक, लड़ाई सभी लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सबसे फेमस डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करेक्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक डायलॉग है जो नेताजी ने बोलना है। 300-400 लोग सामने बैठे हैं। अब आप सोचो, नेताजी उनके सामने खड़े हुए और ये बोले, भाइयों और बहनों, देखो बात ऐसी है, देश बड़े संकट में है ना, ये तो तुम सब जानते ही हो। हालत हमारी बड़ी खराब है, ये भी तुम सब जानते हो। और 150-200 साल की गुलामी हो गई, ये भी तुम्हें पता है ना। देखो कुछ चीजें तुमसे छुपी तो है नहीं। तो ऐसा करो, एक काम करो, सुरेश, महेश, संजय, गीता, विनोद, तुम सब एक काम करो, सब मिलके क्या करो, तुम मुझे वो दो। क्या दो? वो लाल रंग का नहीं होता जो सबके अंदर है, हाँ हाँ वही खून। तुम मुझे खून दो, मैं कोशिश करता हूं तुम्हें आजादी वजादी दिलवाता हूं, है ना। हाँ चलो चलो शुरू करो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं। कोई खून देता? नेताजी का ही खून कर देते। हाँ, लेकिन अब ये डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नेताजी कैसे स्पीक कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं? नेताजी उस ऑडियंस के सामने जो 400-500 लोगों की भीड़ है ना, वहां खड़े होते हैं। उनकी आंखों में खून है, बाजू नेताजी ने चढ़ा रखी हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, साथियों देश को इस वक्त बलिदान की जरूरत है, खून चाहिए, खून। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लोगों ने अपनी नसें काट दी दोस्त, लोग आग में कूद गए। नेताजी की बात से लोगों में जो अंगार लगा, आजादी दिला के रहे। राइट टोन, ये टोन है एक्साइटमेंट की, ये टोन है जोश भरने की, ये टोन है आग लगाने की। लेकिन इस टोन में आप घर में बात नहीं करते। राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां किस टोन में बात करनी है। अगर आप सही टोन इस्तेमाल नहीं कर सके तो आप एक अच्छे स्पीकर कभी नहीं बन पाएंगे। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपको ये सब बातें बता रहा हूं ताकि आप एक अच्छे स्पीकर बन सकें। मेरे दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी राइट टोन हो इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर। लास्ट 6th प्रोग्राम, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर, लिसन केयरफुली। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग सिर्फ जवाब देने के लिए ही सुनते हैं। आज की डेट में जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो हर व्यक्ति सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता है, वो सुनने के लिए नहीं सुनता, वो समझने के लिए नहीं समझता, वो सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहा है। तो लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हाँ, बंता जी को फोन आया, बंता को फोन आया कि बंता तेरी बेटी की डेथ हो गई है, तेरी बेटी की डेथ हो गई है। बंता ने फोन सुना और बंता फोन सुनते ही 40वें माले से कूद गया। बड़ा दुख हुआ उसको कि मेरी बेटी की डेथ हो गई। 40वें माले से कूद गया, लेकिन जैसे ही 20वें माले तक आया उसको ध्यान आया कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। हाँ, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। जैसे ही 10वें माले तक आया उसको ध्यान आया, मेरी तो शादी नहीं हुई तो बेटी कहां से होगी। हाँ, और गिरते गिरते जैसे ही दूसरे माले पर पहुंचा उसको ध्यान आया, मैं तो बंता हूं ही नहीं, मैं तो संता हूं। हाँ, ध्यान से नहीं सुना और मौत को प्राप्त हुआ। 99% लोग इस दुनिया में सुनने के लिए नहीं सुनते, जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं गाइस, तो यू हैव टू लिसन एक्सट्रीमली केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना चाहिए। साथ साथ आपका बॉडी पोस्चर भी ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जब सामने वाला आपसे बात कर रहा हो तो आपको क्या करना है। आपको इस तरीके से कुछ अंदाज में उसकी बातों को सुनना है। आपका सर हिलना चाहिए। यस सर, हाँ मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको समझ पा रहा हूं। आपका सिर 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हिलना चाहिए, सो दैट सामने वाले को लगे कि मुझे ध्यान से सुना जा रहा है। और सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी सुनने की, सुनना भी है, क्योंकि जब आप ठीक से सुनते हैं आप ठीक से बोलते हैं। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया कि गीता में पहला अध्याय अर्जुन सिर्फ बोला और भगवान सिर्फ सुने, बाकी के 17 अध्याय फिर भगवान बोले और अर्जुन सुनते रहे। Listen carefully, ladies and gentlemen, if you want to become a great speaker. कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है मेरे दोस्त। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि सोनू सर, आपकी तरह अगर
अच्छा ट्रेनर बनना हो तो क्या करना चाहिए, एक बड़ा ट्रेनर, एक कंप्लीट ट्रेनर बनना हो, एक अच्छा स्पीकर बनना हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने एक ही बात बोली, यार देखो ये एक दिन का खेल नहीं है, दिस इज नॉट अ वन डे क्रिकेट, इट्स अ टेस्ट मैच। इसको आप खेलते हैं बहुत साल, मुझे 25 साल हो गए, उस 25 साल में डूज पता है मुझे, डोंट्स पता है मुझे, और एक अच्छा ट्रेनर बनाने के लिए ही आपके लिए 13 और 14 तारीख का हम लोग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि उस 13 और 14 के अंदर बहुत खतरनाक चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे, और एक एक चीज जो 13 और 14 को होगी वो आपको एक कंप्लीट ट्रेनर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। और अगर आपने वो चीजें समझ ली, अगर आपने वहां पर आए, तो मैं आपको एक कदम पहले आगे लेके जाता हूं और फिर टीम वर्क पे लेकर आके अपना लास्ट टॉपिक क्लोज कर दूंगा। आज का लास्ट टॉपिक से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं उस दिन में क्या क्या होने वाला है। उस दिन में क्या होने वाला है पहले ये डिस्कस करेंगे, और फिर आएंगे इस प्रोग्राम के सबसे लास्ट टॉपिक पे जो है टीम वर्क, टीम बॉन्डिंग, टीम कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले 13 और 14 तारीख, क्योंकि आज आखिरी दिन है, फिर आपसे हमारा मुलाकात होगा नहीं। कल बहुत सारी बातें आधी बताई आधी नहीं बताई। बिकम अ सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, इट विल बी अ 2 डे रेजिडेंशियल बूट कैंप, और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप लोगों ने कहा कि करिए तो अपन कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ सर्टिफाइड ट्रेनर, क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले आपको ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिलता है, आपकी आवाज, आपका प्लेटफॉर्म और थाउजेंड्स लोगों में आपका इंपैक्ट जाता है। दूसरा एडवांटेज, बूस्टेड इनकम, आपकी इनकम बढ़नी शुरू होती है, आप प्रीमियम वर्कशॉप के लिए चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को शुरू किया, मैं कैसे अपने कॉर्पोरेट में पैसे चार्ज करने लगा। मैं भी आप ही की तरह एक डायरेक्ट सेलर था, मैं भी एमएलएम में घर घर जाके प्लान दिखाता था। कैसे मुझे सबसे पहले शोभा लिमिटेड ने बुलाया, साउथ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में, जिन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए। तो मैंने वहां जाके उनको क्या बताया, कैसे मुझे पहला क्लाइंट मिला जिसमें मुझे 50,000 रुपए का एक इंसेंटिव आया, एक कमर्शियल फीस मिली, जिसको बढ़ा के अभी मैंने 10 लाख रुपए कर दिया है। तो वो पहला स्टार्ट कैसे होता है कि आपको कॉर्पोरेट मिलने शुरू हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं आप सिर्फ एक डायरेक्ट सेलर ही ना बने रहें, जो लोग एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो अपना एक अलग मकाम बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से ही संतुष्ट नहीं होना चाहते, जो एक अपनी अलग क्लास बनाना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में लोग उनको जाने, उनकी टीम में उनका एक अलग रिगार्ड हो, जब वो स्टेज पर जाएं तो लोग तालियां बजाते रहें, रुके नहीं, वो टीटीटी में सिखाया जाएगा। करियर वर्सटैलिटी, ट्रेन इन द इंडस्ट्री, एजुकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, आपको हर जगह बुलाया जाएगा, आपकी समझ होगी, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, पूरी देश पूरी दुनिया आप ट्रेवल कर पाएंगे। और आज की डेट में ट्रेनिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हो गई है मेरे दोस्त। आप देखिएगा हर आदमी एक सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहता है, और टीटीटी का जो नॉर्मल कोर्स बहुत सारे लोग कराते हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हमारी दोस्ती भी है तो बोलेंगे सर हम 1.5 लाख लेते हैं, आप 15,000 में काहे को करा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हम 1.5 लाख रुपए का कोर्स आपको 1.5 लाख में कराएं। बहुत इकोनॉमिकल है, जिसके अंदर 1 डे का 1 नाइट का स्टे भी है, लीला जैसी प्रॉपर्टी के अंदर। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, अथॉरिटी बढ़ती है, जब आप ये बोलते हो कि हम सोनू सर की एकेडमी से ट्रेन होकर आए हैं। जब वो सर्टिफिकेट आप अपनी फाइल में लगाते हो तो लोग आपको हायर करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। और मुझे भी कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जहां पर मैं नहीं जा सकता, मैं टीम बड़ी कर रहा हूं अपनी, आपको मैं भेज सकता हूं वहां ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो हम अपना कमर्शियल कोड करते हैं 10 लाख रुपए, तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी का 50,000 रुपए का क्या बोलते हैं बजट होता है, किसी का 1 लाख रुपए का बजट होता है, किसी का 2 लाख रुपए का बजट होता है। आई ऑल्सो नीड सम गुड ट्रेनर्स, और मुझे पता है डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया ट्रेनर कहीं नहीं मिल सकता। अगर उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दिया जाए, थोड़ा सा समझा दिया जाए, थोड़ा सा निखार दिया जाए, तो आगे चलकर आप एक अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं, और इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेगेसी बनती है, इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन एंड क्रिएट रिपल इफेक्ट्स। आपकी एक लेगेसी बनेगी, आप भविष्य में लीडर्स तैयार कर पाएंगे, और ये बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं अगर आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनते हैं। बूट कैंप का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है?
डिलीवरी कॉन्फिडेंट, आपकी डिलीवरी बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है, आपके सेशंस बड़े एंगेजिंग होते हैं। अब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, ढाई घंटे बात करते हैं, लेकिन किसी को उदासी नहीं आती, किसी को बोरियत महसूस नहीं होती। जबकि ऑनलाइन कनेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ढंग से आप मुझे नहीं देख पा रहे, ढंग से मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा, है ना। 1000-1200 लोगों को एक साथ कैसे देख सकता है जूम के ऊपर कोई, इस ऐप के ऊपर कोई। लेकिन ये 20-25 साल का तजुर्बा ही है कि कंटेंट में आप बोर नहीं होते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कैसे होते हैं, कि आपको हम प्रोग्राम ऐसे ऐसे बना के देंगे, डिजाइन करके देंगे, जिसमें आप एक अच्छे ट्रेनर के सारे गुण अख्तियार कर पाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। स्टार्ट कमांडिंग फीस ऑफ 30K पर सेशन। आप ये सेशन अटेंड करने के बाद एक ट्रेनिंग के 30,000 से 50,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट में पिच कर सकते हैं कि हम एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं फ्रॉम सोनू शर्मा एकेडमी। आपको मेरा एक ऑथराइज सिग्नेचर किया हुआ सर्टिफिकेट मिलता है। आप अपने आप को पिच कर सकते हैं। मैं भी आपको हो सकता है लीड दे सकूं कल को कि मैं बहुत जगह नहीं जा पा रहा, आप जा सकते हैं। हम हैंड टू हैंड होल्डिंग करेंगे। ट्रेन एंड क्रिएट बिग नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं। अगर आज आपका नेटवर्क 500 लोगों का है, तो कल 1000, 1500, 2000, 3000 लोगों का नेटवर्क हो सकता है। एक अच्छा ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 तरह की टिकट है, सिल्वर, गोल्ड एंड वीआईपी। सिल्वर, गोल्ड एंड वीआईपी। सिल्वर टिकट का कॉस्ट है 12,700 रुपए, 12,700 रुपीज। 14 हो जाएगा जीएसटी लगा के। 12,700 में मिलेगा क्या? 1 नाइट एट लीला एम्बियंस, डबल ऑक्यूपेंसी में 1 रात का आपको स्टे मिलेगा। आप लीला की साइट पे जाइए, मेक माई ट्रिप पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको 12,000 रुपए का कमरा मिलेगा। यानी पर व्यक्ति का जो कॉस्ट है वो खाली स्टे का कॉस्ट है 6,000 रुपए। मेरे दोस्त 6,000 रुपीज का कॉस्ट सिर्फ स्टे का है, सिर्फ रुकने का है मेरे दोस्त। आपको इसमें मिलेंगे 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंच, 1 डिनर, 3 हाई टीज। You will get 2 breakfast, 2 lunch, 1 dinner and high tea. आप कभी भी लीला में चले जाइए, सिर्फ एक चाय पी लीजिए, 500 रुपए लग जाएगा आपको। ये आपको भी पता है, आप डायरेक्ट सेलर हैं, जाते होंगे दुनिया भर में। डिनर की प्लेट उठाएंगे, बुफे उठाएंगे, तो 3, 3,500, 4,000 रुपए की प्लेट है। और आपको 3 मेजर मील्स मिल रहे हैं, 2 लंच और 1 ब्रेकफास्ट। 3,000 की प्लेट भी लगाएंगे तो 9,000 का सिर्फ मील है। ट्रेनिंग तो सोनू सर एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी ही तरह बहुत सारे ट्रेनर डायरेक्ट सेलिंग में बाहर निकले और लोगों की जिंदगी बदलने में उनकी मदद कर सकें। आपको 2 दिन का बूट कैंप मिलेगा, ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिसमें आपको कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराई जाएंगी। जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था कल कि हम आपको कराएंगे फायर वॉक, आग के ऊपर कैसे चला जाता है, और शीशे के ऊपर, कांच के ऊपर कैसे चला जाता है, ताकि ये एक्टिविटी आप अपने नेटवर्क में भी आगे करा सकें। दूसरा है गोल्ड टिकट, जिसमें सिल्वर टिकट के सारे फीचर मिलेंगे, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ मिलेगी इंडिविजुअली मेरे साथ, और एक एक्सक्लूसिव डायरी मिलेगी पर्सनल साइन की हुई। और ये खाली डायरी ईयरली डायरी नहीं होती, ये एक प्लानर होता है पूरे साल का, कि आप प्लान कैसे करते हैं अपना पूरा साल, वो आपको पर्सनली साइन की मिलेगी। और थर्ड है वीआईपी टिकट, जिसकी कॉस्ट 21,000 रुपए का है, जिसमें सिल्वर और गोल्ड की सारी फैसिलिटीज होती हैं। साथ में एक डायरी मिलती है, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ मिलती है, एक गुडी बैग मिलता है, और 1 घंटे का इंटरैक्टिव सेशन अलग से मिलता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो वीआईपी टिकट बुक करते हैं। और साथ में एक्सक्लूसिव गाला डिनर, ताकि मैं चाहता हूं कि वो लोग और नजदीक आए और मेरे से पास आए, और मैं उनको सीख सकूं और उनको समझ सकूं, और कल को मौका दे सकूं अपने साथ आने का एक कॉर्पोरेट लेवल के अंदर, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एमएलएम आप जिस कंपनी में कर रहे हैं उसी में करते रहिए जिंदगी भर, और उसी कंपनी में ग्रो करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी बात याद रखिएगा सर, दिस विल बी द गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। ये सारा का सारा आपका गेम चेंज करेगा आने वाले 10-20 साल के अंदर। इस मौके को मत गवाइए। 12,000 रुपए में लीला में 1 नाइट 2 डेज विद सोनू शर्मा सर इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। इसको कभी मिस मत करिए। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, एम्पावरिंग ट्रेनर्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। आपके नाम के साथ आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं, अपने घर में टांग सकते हैं। ये आपकी बहुत सपोर्ट करेगा। सो आज आखिरी दिन है इस प्रोग्राम को बुक करने का। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो ट्रेनर बन के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, जो पूरे बाजार में चमकना चाहता है एक तारे की तरह, वो इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करे।
मेरी उम्मीद नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि हम आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं एक अच्छा ट्रेनर बना के। और वो पूरा का पूरा 2 दिन का प्रोग्राम की जब फोटोग्राफ खिंचती हैं, जब वीडियोग्राफी होती है और सोशल मीडिया पर जब पोस्ट होती है ना, तो आप हर जगह छाए जाते हैं, क्योंकि वहां हमारा चैनल आता है बाजार में जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और आप सर्टिफाइड ट्रेनर बनते हैं। मैं अपनी टीम को जरूर बोलूंगा कि एक बार लिंक शेयर करते हैं पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर। जो लोग ट्रेन की इस टिकट को बुक करना चाहते हैं, दे मस्ट बुक अ टिकट। बात 12,000 रुपए की नहीं है, बात है इस प्रोग्राम को अटेंड करने की। आप और मैं 6 हफ्ते से साथ हैं। 3,000 रुपए में हमने आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश किया है। 6 बार आपके साथ 2.5 घंटे बिताया हूं मैं। और आप सोचिए कि जब हम 2 दिन साथ रहेंगे तो क्या खेल हो सकता है। हस्बैंड और वाइफ का टिकट एक ही है, नहीं, हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं दोस्त, तो 2 अलग अलग टिकट लगेंगे, रूम आपको एक मिल जाएगा। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि मुझे कल बताया गया है कि उसमें होटल में कमरे हैं कोई 450, यानी हम मैक्सिमम लीडरशिप्स की 3 से 4 दिन दीजिए फुल अमाउंट पेमेंट के। आज का जो प्रोग्राम है यहीं पर हम समाप्ति करते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो सेशन है सोनू सर का, उस सेशन के अंदर सर का प्रमोशन है। और सर ने जो इवेंट, एक फिजिकल इवेंट किया था, उसके बारे में सर बता रहे हैं, जो कि आप सबको पता है, ये रिकॉर्डेड सेशन है।